एंड दे विल वेरी प्राउडली टेल यू कि अमिताभ बच्चन यहाँ पर आया था, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया. Really? Yes, he went and APJ Abdul Kalam had also gone to Allahabad SSB. Romance of uniform तो मुझे बचपन से ही था. तो I agree. जो फादर हो, उनके सीनियर्स जूनियर्स हो एंड ऐसे कर करके लोगों को देखना, हाउ दे कैरी देमसेल्व्स, हाउ सेल्फलेसली दे सर्व, एंड उनका एक अलग ऑरा होता है. यू पिक अप अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड देन नाउ यू कैन इमेजिन कि आप धरती की तरफ आ रहे हैं और नीचे एक पॉइंट आपने ले रखा है और आप उस पर गिन रहे हैं कि 1 सर्कल हो गया, 2 सर्कल हो गया, 3 सर्कल हो गया, एंड यू हैव टू ऑल्सो मॉनिटर कि किस हाइट पे आप पहुंचे, बिकॉज बिफोर एट अ सेफ ऑल्टीट्यूड आपको रिकवर भी करना है. कैलिबर का डिफरेंस नहीं होता है बट अ पॉलिसी डिफरेंस कि विमेन एट दैट टाइम वर नॉट गोइंग टू फाइटर्स, क्योंकि एट दैट टाइम देयर वाज ओनली बाइफिकेशन फॉर विमेन वेयर हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रांसपोर्ट्स वर ऑफर्ड, and depending on how good you are in your merit, because I was first in merit. Wow. And so then I had an option. हमारे भारतीय वायुसेना के अभिनंदन सर जो हैं, उनका प्लेन किसी वजह से नेबरिंग कंट्री में एक हॉस्टाइल जगह पे क्रैश हुआ था और उनको वहाँ पे कैप्चर किया गया था. यही सेम चीज़ अगर मान लीजिए किसी महिला को जब ट्रेनिंग दी जाती है एज अ पायलट, तो हॉस्टाइल सिचुएशन में अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेनिंग्स के तौर पे क्या किया जाता है और आपके साथ और क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं टू प्रोटेक्ट? टर्मिनेशन बोर्ड होता है तो आपको नेविगेशन में डाल देते हैं, देन यू आर नॉट अ पायलट एनीमोर. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट में. दोस्तों इमेजिन कीजिए हमारा पड़ोसी देश जहाँ पे उनकी सेना अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी समझती है और उनका जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो अपने आप को एक टीवी सीरियल का प्रोडक्शन हाउस. बट हमारे आज की जो अतिथि हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं. वो हमें ये बताने वाली है कि कैसे एक सेना असलियत में काम करती है. जी हाँ, आप ये सोचिए कि फ़ौज में डिसिप्लिन जो है वो कोई सुझाव नहीं होता, बल्कि वो किसी के जीवन या मृत्यु का कारण भी बन सकता है. क्योंकि जो प्लेन उड़ाना होता है वो कोई आसान बात थोड़ी होती है. जो व्यक्ति इस काम के लिए ज़रूरी होता है वो ऐसा चाहिए जो दबाव में काम कर सके, तुरंत डिसीजन ले सके और सबसे ज़रूरी ये कि वो घबराए नहीं. अब इमेजिन कीजिए कि कोई अगर इन्हीं काबिलियत को एक ऐसे काम में लगाए जहाँ पे आपको इंसान का मस्तिष्क समझना है. उन्होंने भारतीय वायुसेना से निवृत्त होने के बाद एक खुद का स्टार्टअप शुरू किया जो मानसिक विज्ञान इस विषय के ऊपर काम करता है. इमेजिन कीजिए जहाँ पे हमारा पड़ोसी देश एक देश होने के नाते अब तक अपना मकसद नहीं ढूंढ पाया है, वहीं पे हमारे जो अतिथि हैं वो लोगों को उनकी जीवन का असली पर्पस ढूंढने में मदद करते हैं. तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट दीक्षा शुक्ला जी का. अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. धन्यवाद दोस्तों. जय हिंद मैडम. जय हिंद प्रदीप. आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज यहाँ पर इनवाइट करा और वी वर एबल टू मेक इट हैपन. और मैं मुंबई में थी और इन स्पाइट ऑफ इतनी बारिश एंड गणपति फेस्टिवल, इट इज़ अ थरो प्लेजर टू बी हियर. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. जैसे हमने इससे पहले बात की थी, मैं सबसे पहले इसी सवाल पे आऊँगा कि आपके पिताजी भारतीय सेना में थे, थल सेना में थे. तो क्या बचपन से ही आपके घर में डिसिप्लिन, ड्यूटी वाला वातावरण था? और इस सब के बावजूद बहुत सारे जो मिलिट्री वेटरन्स होते हैं उनके बच्चों को मिलिट्री ब्रैट्स कहते हैं. तो क्या आप भी वैसे मिलिट्री ब्रैट थे? तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे क्योंकि हम बात कर ही रहे थे कि आपके पिताजी भी वायुसेना में थे. यस, तो हम दोनों मिलिट्री ब्रैट हुए. बिल्कुल. तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं. जब आपके माताजी या पिताजी फौज में होते हैं तो जैसी उनकी दिनचर्या होती है डिसिप्लिन वाली, वो थोड़ा तो पर्क्युलेट होके आ ही जाता है घर में. एंड उस टाइम पर बचपन में लगता है कि बहुत रूल पोजीशन हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता पड़ता है कि वो कितना ज़रूरी था. क्योंकि वो हमारा एक पार्ट एंड पार्सल डीएनए में आ जाता है कि कैसे समय पर कोई चीज़ होनी है तो वो होनी ही है. अगर सबने साथ में बैठ के भोजन करना है तो
उसी तरीके से होगा। हमें, मुझे और मेरा छोटा भाई है, तो हमें तब स्ट्रगल होता था बचपन में जब हमें टेबल मैनर्स की क्लास होती थी कि कटलरी कैसे यूज़ करनी है। तो घर के अंदर क्लास होती थी? अरे हाँ, बिल्कुल होती थी। वाह, ओके। तो पिताजी, अगर हमने गलत कटलरी यूज़ करी तो फिर हमें सिखाया जाता था कि नहीं, इस हाथ से ऐसे और ऐसे और ऐसे काटा जाता है, आवाज़ नहीं करते खाते हुए, बीच में बात नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें मैं भी अपने बच्चों को सिखाती हूँ। तो तो ये अब जनरेशनल हो गया है। बट हाँ, काफ़ी उनको देख के इंस्पिरेशन और आती थी। बिल्कुल। अगर उनको सुबह 4:30 बजे उठ के कहीं 5 बजे 5:30 बजे जाना है तो वो जाएंगे ही। और सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। एंड सिमिलरली कैंटोनमेंट में, जैसे आपने बोला कि फौजी ब्रैट, तो फौजी ब्रैट्स की तो टोली होती है, बिल्कुल। तो वो काफ़ी एडवेंचर्स होते हैं। यस। एंड उससे काफ़ी मतलब एक डिफरेंट वर्ल्ड में अपब्रिंगिंग होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट आपका, वी आर वेरी ब्लेस्ड, सेफ होता है, बिल्कुल। वी आर वेरी प्रोटेक्टेड। एंड हमें काफ़ी एक्सपोजर मिलता है, स्पोर्ट्स का हो या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर का हो। जी। और दोस्त भी जगह जगह के हम बना लेते हैं, घुल मिल जाते हैं, क्योंकि हमें हर 2-2.5 महीने साल में नए दोस्त बनाने ही पड़ते हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख पाते हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख पाते हैं। मुझे टूटी फूटी तमिल भी आती है। वंडरफुल। तो ऐसे बहुत उससे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ पर्सनालिटी के ऊपर। एंड बहुत सिखलाई मिली। डिफ़िकल्ट भी होता है, क्योंकि कई जगह पे बहुत मुश्किल होता है फिट इन होना, और बहुत मुश्किल से दोस्त बनते हैं। करेक्ट। और लेकिन अभी तक हर जगह के मेमोरीज और दोस्त हैं जो अभी तक दे कीप इन टच, और दे विल रीच आउट टू मी, एंड इट फील्स रियली ग्रेट। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये मेरे साथ भी होता है बिकॉज और वो ऐसे भी दोस्त बनते हैं कि जिनको आप रोज़ शायद कॉल ना भी करें, साल में एक बार करें दिवाली पे या होली पे, एंड आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कल ही बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और वी विल पिक अप फ्रॉम, मतलब दैट डे जब हाँ। हम मिले थे उससे, और स्टोरी ऐसे लगता है कि टाइम कहीं गया ही नहीं है। अब तो बच्चों के बच्चे हो गए, तो दे आर काइंड ऑफ डूइंग थिंग्स टुगेदर, एंड इट्स वंडरफुल। बिल्कुल। और कॉल वैसे ही शुरू होता है, हाँ तो क्या बोल रहा था उस दिन। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने प्रतीक। सो आपने जो इंस्पिरेशन की बात की, तो आपके पास ऑलरेडी आपके पिताजी इंस्पिरेशन के स्वरूप में थे घर के अंदर, पर उनके व्यतिरिक्त भी और कोई इंस्पिरेशन थे आपके पास? फादर इज, यस ऑब्वियसली, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर इन माई लाइफ, बट ऑल्सो मेरे पिताजी इन्फेंट्री में थे। जी। तो वो 6-6 महीने 7-7 महीने हमारे साथ में नहीं रहते थे, क्योंकि वो फील्ड में डिप्लॉयड होते थे। एंड मैं आपको पहले बता रही थी, वो अपनी सर्विस में 15 साल उन्होंने JNK में निकाले। एंड Okay. उनको जम्मू कश्मीर से बहुत प्रेम है, और हर जगह, कुपवाड़ा हो, अनंतनाग हो, मतलब हर नूक एंड कॉर्नर ऑफ JNK ही हैज़ बीन ब्लेस्ड टू सर्व। एंड तो पिताजी का क्या होता था कि थोड़ा आना जाना लगा रहता था, बट मेन इंस्पिरेशन एंड पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी ग्रोइंग अप वर माई ग्रैंड मदर एंड माई मदर, Oh, एंड wow. दे हैव बीन द विमेन पावर। उनके लिए, आई मीन, I think they were the first, role models that I can say. Fauji wives are so strong. Yes. कुछ भी हो, उस ज़माने में तो फ़ोन नहीं होते थे, तो हमें पता भी नहीं, हमारे घर में भी फ़ोन नहीं था, तो किसी पड़ोस के अंकल के घर में फ़ोन आएगा, हफ्ते में एक बार आएगा, उस टाइप की चीज़ें, मतलब तो वो ज़माना अलग था। अब तो आपको वेलफेयर पता पड़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन मम्मा ने कैसे 2 बच्चे बड़े करे, ग्रैंडमदर ने कैसे, मतलब वो दोनों इतना अच्छा टीम की तरह काम करते थे। आप घर का देखो, मैं बाहर का देखूंगी, एंड हमें कोई, मतलब अपब्रिंगिंग में कोई ऐसा कमी नहीं लगी कभी, क्योंकि हम कई बार सेपरेटेड क्वार्टर्स में भी रहे, वेयर मतलब इट वाज नॉट अवे फ्रॉम द कैंटोनमेंट ऑल्सो। जी। तब हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, बिल पेमेंट से लेके, वो तब तो UPI का ज़माना भी नहीं था। Correct. यू हैव टू स्टैंड इन अ लाइन, एंड देयर वाज नो नथिंग। उस ज़माने में तो फौजियों की पेमेंट भी कितनी होती थी, I agree. बट हाउ वंडरफुली दे मैनेज, इट्स लाइक अ बिजनेस मास्टर क्लास टू लर्न फ्रॉम देम, बिल्कुल। कि X अमाउंट ऑफ मनी में कैसे सब कुछ चलाना है और सेविंग्स भी करनी है। I तो agree. उनको देख के कि नथिंग इज इम्पॉसिबल and you can manage everything, and I have followed suit, learning from my mother and my grandmother. They have been बहुत ही ज़्यादा paramount influence in my life. आई वुड ऐड जस्ट वन मोर थिंग। मुझे लगता है कि एक और जो ज़रूरी चीज़ समझनी चाहिए वो ये भी है कि उस ज़माने में महिलाओं की उतनी शिक्षण नहीं होता था, और फिर भी वो इतने बढ़िया तरीके से कर पाते थे।
सो वो एक और कमेंडेबल चीज़ है, क्योंकि अगर आपका उतना ज़्यादा शिक्षण नहीं हुआ है तो क्या होता है कि जब आप बाहर के माहौल में जाते हैं अपने नेटिव स्टेट से उठ के, तो एक वो अंदर नर्वसनेस होता है, बहुत कुछ होता है कि आप कैसे कर पाएंगे। ये सबको वो ओवरकम करके आगे उस लेवल तक कर पाते हैं। हाँ, और फौज में एक एनवायरनमेंट भी ऐसा पैदा करते हैं, क्योंकि अब वेलफेयर मीटिंग्स होती हैं। फैमिली वेलफेयर मीटिंग का पर्पस ही ये होता था कि सारी महिलाएं अपने घर से आएंगी, दे विल गेट टुगेदर, डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स। बिल्कुल। अगर कोई भी छोटी मोटी समस्या है या उनको कोई चीज़ में सपोर्ट चाहिए स्टेशन का, तो ऑफिसर वाइव्स आर एबल टू हेल्प देम। जी। स्टेशन कैन मेक पॉलिसी डिसीजंस टू हेल्प देम। एंड कई बार, क्योंकि मैंने खुद जब लेटर आई हैव हैंडल्ड सच केसेस, तो कोई चीज़ें जैसे आपने बोला, हमें इतना पता नहीं होता है, किसी का हस्बैंड हैज़ पास्ड अवे, उनको पता नहीं उनकी क्या राइट्स हैं, उनको क्या क्या ड्यूज़ मिलने चाहिए। तो उस सब में ये जो एक कम्युनिटी जो है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली होती है, फैब्रिक, तो उसमें ये बहुत बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है कि बिल्कुल। कैसे हम एक दूसरे को उठाएं साथ। आई एग्री। जी। सो जब आप बचपन में अपने इन सारे रोल मॉडल्स को देख रहे थे, क्या आपने तभी मन बना लिया था कि आपको आगे जाके एक फौजी बनना है? हाँ, बचपन में सी रोमांस ऑफ यूनिफॉर्म तो मुझे बचपन से ही था। तो आई एग्री। जो फादर हो, उनके सीनियर्स जूनियर्स हो, एंड ऐसे कर करके लोगों को देखना, हाउ दे कैरी देमसेल्व्स, हाउ सेल्फलेसली दे सर्व, एंड उनका एक अलग ऑरा होता है। जी। एंड मेरे अंदर भी मेरे पिताजी का ही वो था कि मतलब करना है, यूनिफॉर्म सर्विस ज्वाइन करनी है। माई ग्रैंडफादर वाज इन द राजस्थान पुलिस, Oh, सो wow. ग्रैंडफादर देन फादर, एक्चुअली माई फादर वांटेड टू बिकम अ पायलट। Oh, तो wow. दैट वाज हिज ड्रीम एज अ चाइल्ड, बट जो आपने पूरा किया आगे चल के। जो somehow मतलब होता है, आई मीन, एंड ही नेवर टोल्ड मी दिस, इट वाज Oh. नॉट ला सब्लिमिनल मैसेजिंग कि मैं नहीं कर पाया तो तुम करोगी, तुम मेरा तो फिर ये पता कब रोशन चला करोगी। आपको? तो फौज ज्वाइन करनी है, ये मुझे तो बिल्कुल क्लियर था। ग्रोइंग अप क्योंकि उस टाइम पर माहौल अलग था। फौज में कहाँ पर लेडी ऑफिसर्स डिप्लॉय होते थे, वेरी रिस्ट्रिक्टेड आर्म्स में उनकी को मतलब डिप्लॉय किया जाता जी। था, सिग्नल्स में, इंजीनियर्स, एजुकेशन। सो आई हैड द प्रिविलेज व्हेन माय फादर वाज इन सागर, मध्य प्रदेश। वहाँ पर सेंटर है, वहाँ पे कई सारे, बिकॉज डिव हेडक्वार्टर्स भी है, तो बहुत सारे वहाँ पर उस टाइम पर लेडी ऑफिसर से मिलना वाज लाइक अ बिग थिंग, क्योंकि बहुत ही कम गिने चुने होते जी। थे। अदरवाइज मेडिकल कोर में होते थे या फिर नर्सिंग सर्विस, एडमिन में। एडमिनिस्ट्रेशन। सो आर्मी में तो ऐसी कोई, एयरफोर्स में एडमिन होता है, आर्मी में तो हरफन मौला होते हैं क्योंकि वो लोग, उनका वे ऑफ वर्किंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जी। So I was able to meet a lot of these young, wonderfully talented lady officers, and but at that moment I felt कि इनका जो potential है, that time I was in what, 11th 12th, and I spoke to them कि how is it for you to serve, and where do you serve, and how do you go about things. So being posted in field, what are the challenges that infrastructure wise or whatever, that उनको क्या face करना पड़ता है, और अल्टीमेटली वो क्या काम कर रहे हैं। तो मुझे उस टाइम पर लगा कि दे जितना उनका पोटेंशियल है उससे कम वो, बिकॉज ऑफ द जॉब दैट जी। दे हैव बीन गिवन, उस वजह से वो अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। तो 11वीं से मुझे क्लियर था कि मैं आर्मी नहीं ज्वाइन करूँगी। ओह। ओके। और मैं एयरफोर्स तो ज्वाइन करूँगी। वो आई वॉज somehow the vision has been very clear to me. 9th standard 10th standard onwards मेरे रूम में कभी हीरो के पोस्टर्स नहीं हुए। अच्छा। My room was covered with aircraft posters. Okay. I had helicopters, fighters, transports all over my room, and that was it was somehow like a calling, and that is what I wanted to do. And although मैंने like every good Indian बच्चा, I filled up AIEEE का फॉर्म और ये वो, but I was like कि जब मैंने करना ही नहीं नहीं है है। तो मैं 4 साल क्यों वेस्ट और एक करूँ। सीट क्यों वेस्ट करूं? मतलब 4 साल, 1 more year, and जी। then ultimately you go and do the same thing. So I was being objective, but that was also at that time a gamble. जी। कि बहुत, there are many misses between a sip and a lip, right? कि कुछ भी गलत हो सकता है। एयरफोर्स का मेडिकल is also the toughest. Yes, yes. So everything, I never in my mind ever imagined कि it won't happen.
I sort of always felt कि that is where I have to be and this is what I will do. So I was clear. I told my father that I will not join the army. I will join the Air Force, and he was very happy about it though. So and that's how I chose my college. Okay. Because I was clear कि अब engineering is out of the picture. BSc करेंगे, physics, chemistry, math, because that's what I'll need. And when I saw the colleges also, I went and saw कि कहाँ पर NCC Air Wing है. And that's how I chose my college, and I joined NCC and everything. So मतलब that was a structured kind of an approach towards joining the Air Force, and that was a vision that I had. ओके तो इसमें आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि आपने बचपन में तय कर लिया था कि आपको पायलट बनना है। आज भी कई महिलाएं ऐसी एस्पिरेशंस लेती हैं, ओके, कुछ सक्सेसफुल हो पाते हैं आपकी तरह, और कुछ की ड्रीम बीच में रुक जाती है कहीं पे। तो क्या आपको कहीं कभी भी वो डाउट था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? देखिए, डाउट, आई विल नॉट लाई कि डाउट नहीं था, कन्विक्शन था कि हाँ कैपेबिलिटी है और मेहनत पूरी करनी है, बिकॉज उसके बिना तो कुछ होता नहीं। बिल्कुल। तो आप प्रे कर सकते हो भगवान जी से, और दया बनी रही तो हो जाता है, बड़ों का आशीर्वाद मिला तो, बट मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ती है। Correct. तो उस हिसाब से यस, देयर वर मेनी मोमेंट्स जब मुझे लगा कि देयर वर मेनी लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स ऑल्सो, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि हम बीच में बहुत इंस्पायर होके माउंटेनियरिंग कोर्स करने गए, और वो भी खुद ही गए, मतलब इट वाज नॉट थ्रू एनसीसी और एनीथिंग। बीच में अगर आपको याद हो कभी कि नैट जियो पे मिशन एवरेस्ट आता था, एंड दैट टाइम आई वाज इन माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, और हाँ सेकंड ईयर आई हैड फिनिश्ड माय रिपब्लिक डे कैंप, and it was time was coming close कि I have to prepare for my entrance and you know all those. I said कि let me do my basic mountaineering course. I'll go to Nehru Institute of Mountaineering. उत्तरकाशी गई मैं, and I did that, and I had such bad ligament tears in both my feet. They were like double crepe bandages, ये वो करके. By the time I came back, my feet were purple and I was not able to walk. Okay. It took like 6 months of physiotherapy My God. to start walking, then jogging because, but you know, life could have been very different जी. if I was walking a little teda, or there was an irreparable injury, so I would not have made it. बिल्कुल। So there are doubts, obviously. There is such a stringent selection process कि उसमें भी because PABT जो pilot aptitude battery test है, जी। that's a once in a lifetime test. So that's itself is a little bit of a pressure, no? तो हाँ, but मुझे ये लगता है कि after having lived through that experience, a beautiful experience, कि जो आपके लिए अच्छा होता है वो आपकी तरफ अपने आप ही आता है। तो अगर नहीं भी होता है सिलेक्शन, आई मीट अ लॉट ऑफ, बिकॉज मेरा पोस्टिंग, लास्ट पोस्टिंग गॉड वाज काइंड की जिस यूनिट की मैं कैडेट थी उसी यूनिट में मेरी लास्ट पोस्टिंग भी थी। तो आई वाज एबल टू ग्रूम द कैडेट्स एंड टेल देम इंस्पायरिंग स्टोरीज, माय फोटो वाज स्टिल देयर, सो दे वर वेरी हैप्पी कि अच्छा वन ऑफ अस कैन एक्चुअली बिकम एन ऑफिसर एंड अ पायलट। तो उनको आई ऑलवेज टेल देम कि ऐसे सबके अंदर पोटेंशियल है, बट इफ समहाउ इट डजंट हैपन फॉर यू, अगर नहीं होता है सिलेक्शन, देयर इज सो मच मोर टू डू। बिल्कुल। बिकॉज एक एस्पेक्ट है ये आपकी पर्सनालिटी का, उस टाइम पर आपको लगता है कि ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, बट आई ऑलवेज टेल देम, आई सेड कीप योर फेथ, दिस हैज टॉट यू, बट आगे आप और भी कुछ कर सकते हो, तो डोंट लूज हार्ट। बिकॉज मैं तो कई लोगों को बोलती हूँ, अमिताभ बच्चन, आई वेंट टू इलाहाबाद SSB ऑल्सो, बिकॉज ऑल्दो आई डिड गिव आर्मी SSB एंड आई गॉट थ्रू, आई हैड गिवन माई CDS एंड आई गॉट सिलेक्टेड, तो आई सेड कि चलो SSB देते हैं, it will be a nice learning exposure, experience, yes, bilkul. before my FOS SSB happens. And my call letter came for Allahabad SSB, and Allahabad SSB, as you may know, is called rejection center also, so very proudly they say it. And my father got through Allahabad SSB, so he said कि अब तो तुम्हें वहाँ से select होना पड़ेगा। मैंने बोला okay. Then there are like 3 boards there, 18 board में मेरा number आया, पिताजी का भी 18 board था, तो he was all the more, तो 18 board में we were about what, it was a women's technical 01 course for women, okay. First course, and there were good amount of 150 odd girls who were there in that course, and medical के पहले तक conference में there were 2 of us, अच्छा, and conference के बाद there was only one of who was I was selected.
Wow. And although later on that lady appealed and all that, and she is still serving, which is Very wonderful. good. She joined. Exactly, yes. And but that is how it is, and they will very proudly tell you कि अमिताभ बच्चन यहाँ पर आया था, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया. Really? Yes, he went, and APJ Abdul Kalam had also gone to Allahabad SSPA. Oh, I Yes, was President completely Kalam. unaware of this. Yes, and they will very proudly say this. And but also now look at them, no? If they would have joined the Forge, we would not have gotten Big B and President of India. बिल्कुल. So life has bigger plans. तो मैं तो बस यही हर किसी को बोलती हूँ कि don't give up if something doesn't happen, because other doors will open. आई एग्री. तो एक बात होती है कि एक आर्मी ब्रैट होना, ओके, मुझे ये समझना है कि जब आपने अपनी ट्रेनिंग शुरू की सिलेक्शन के बाद, तो क्या कोई कल्चरल शॉक था? बिकॉज जैसे मैं पूछ रहा था कि एक होता है आर्मी ब्रैट होना, और पिताजी ने कहा इसलिए सुबह 5:30 बजे उठना, जो मैं आज भी उठता हूँ. बट एक होता है कि उधर जाने के बाद खुद से 5:30 बजे उठना. तो क्या कोई कल्चरल शॉक था, और वो ट्रेनिंग का काल कैसा था? अरे बिल्कुल कल्चरल शॉक था, और बहुत अच्छा वाला कल्चरल शॉक था. क्योंकि वैसे भी आर्मी और एयरफोर्स का फंक्शनिंग कम्प्लीटली अलग होता है. बिल्कुल. तो थोड़ा एक्सपोजर मुझे एयरफोर्स की फंक्शनिंग का एयर एनसीसी में मिला. मैंने 3 साल जो एयरफोर्स में एनसीसी की ट्रेनिंग करी. बट एनसीसी इज ऑब्वियसली अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, एंड इंडियन एयरफोर्स इज अ डिफरेंट बॉल गेम. तो वहाँ पर जाकर कल्चर शॉक तो बहुत अच्छा वाला लगा, क्योंकि पहले ही दे मेक यू फील सो मच एट होम. जैसे कि इन दी एकेडमी आपको बहुत प्रेम मिलता है जब आप पहले ही ज्वाइन करते हैं. तो आपका सारा सामान में, अगर आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक फोन जो भी होता है वो सब ले लिया जाता है. अच्छा. और simple things that can probably give you pleasure are taken away from you. And but and फिर बहुत ही अच्छे से बॉन्डिंग के नाम पर रगड़े लगते हैं दिन रात. और उसके बावजूद आपको क्लासेस के लिए तो ऑब्वियसली उठना है, सुबह ड्रिल परेड के लिए उठना ही है. तो बहुत ही अच्छा होता है. कल्चर शॉक मतलब अब तो बाजू. तो आप कोई उसका एक जीता जागता एग्जांपल देना चाहेंगे जो आपने खुद लिव इन किया है, ऐसा मोमेंट? देयर आर सो मैनी प्रतीक, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं. तो एयरफोर्स एकेडमी में जब हम फर्स्ट टर्म में ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट 6 months हमारा जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है, उसमें हमें फ्लाइंग नहीं करने को मिलता. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स हमें 3 फेमिलियराइजेशन सॉर्टीज होती हैं. सॉर्टीज व्हेन यू टेक लाइक अ सर्किट विद योर इंस्ट्रक्टर. फ्लाई वो कर रहे होते हैं, वो आपको फेमिलियराइज करा रहे होते हैं कि हाउ आर यू नो रिएक्टिंग, कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा. बट मोस्ट ऑफ दोज 6 months आर पूरा डेडिकेटेड टू एविएशन सब्जेक्ट्स एंड पढ़ाई. Okay. And there were about 9 subjects which are not like your physics, chemistry, math. हमने कभी पढ़े नहीं है ना, उन सब्जेक्ट्स के नाम सुने होते हैं. एवियोनिक्स, मेट्रोलॉजी, देन यू हैव एरो इंजन्स, से नेविगेशन. दे आर टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स. एंड फर्स्ट 6 months आर ऑल्सो इतना चैलेंजिंग कि कोई सोने नहीं देता है आपको, क्योंकि कोई ना कोई कुछ करेगा, उसके लिए हम सब भोगेंगे. तो उससे ही कॉमराडरी बहुत बढ़ती है. बिल्कुल. बट हम लोग सुबह क्लासेस के लिए या परेड के लिए उठते थे, तो हमें क्या होता था कि उस टाइम पर वी डिडंट हैव धोबी फैसिलिटी फॉर द फर्स्ट 2 months और 3 months. क्या होता है, यू हैव टू एवरीथिंग इन फौज यू हैव टू अर्न. करेक्ट. ठीक है. पहले आपको वो इवन अगर इफ यू टू वेयर अ ग्रे पैंट्स ना, उसको मुफ्तीज बोलते थे, विद अ वाइट शर्ट, मेस ड्रेस विद अ टाई, तो यू कांट वेयर इट इन द स्टार्टिंग. यू आर वेयरिंग वाइट शर्ट, वाइट पैंट्स. मैं एयरफोर्स एकेडमी की बात कर रही हूँ. तो आप सिर्फ वाइट्स पहनते थे, और वाइट्स में मिट्टी लगाना कितना आसान होता है. बहुत ज़्यादा. तो ऐसे होता था कि कोई एक रात को लाइट्स आउट के बाद घूमता हुआ मिल गया, तो 11-12 बजे सबका फॉल इन हो जाता था. फिर बारिश हुई होती थी, फिर हम उसमें रोल करते थे, फिर वो कपड़े फ्रंट रोलिंग, राइट? फ्रंट रोल, बैक रोल, क्रीम रोल, सब महाराजा पोजीशन. साइकिल स्टैंड एक बहुत फेमस लैंडमार्क है एयरफोर्स मेस का. फ्लाइट कैडेट्स मेस बोलते हैं उसको. उसमें ना एक राउंडल है, उधर सब साइकिल पार्क करते हैं, तो इट्स अ साइकिल स्टैंड. बट इट्स वाई इट इज़ लैंडमार्क इज बिकॉज वहीं पर हमारा मस्टर होता है, नाइट मस्टर. रात में जो गिनती होती है कि कितने हैं, कितने सिख हैं, क्या है,
वो होता है, और साइकिल भी वहीं पार्क होती है। तो आपके जो पूरे दिन के जो पाप होते हैं ना वो कोई नोट करके लाता है ओह कि अच्छा तुमने ये करा, तुम इस जगह पर थे, तुम उधर लेट आए थे। महिलाओं का तो थोड़ा अलग प्रॉब्लम होता है कि तुम्हारे बाल सही से नहीं बंधे थे, और ये नहीं था वो नहीं था करके, और फिर आप साइकिल को बैठते नहीं थे हम साइकिल के ऊपर, साइकिल हमारे ऊपर बैठती थी। ये तो आप कई सारी एकेडमीज में सुनेंगे कि आपने मेस में कदम रखा नहीं कि साइकिल सर के ऊपर, और वैसे ही चलना है आपने। तो फिर पनिशमेंट्स मिलती थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ जो मैंने अपने पिताजी से भी सुनी है। उनका ट्रेनिंग आवड़ी में हुआ था, हाँ। ओके, विच इज़ नियर चेन्नई, ओके। और उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि एक तो होता है कि पहले तो सांप आके रगड़ता है आपको, ठीक है, ग्राउंड पे, उससे अगर थक हार के जिंदा बच जाओ तो बिलेट में पहुंचने के बाद दोस्त रगड़ देते हैं आपको, सही बात। उससे बच के आपको बाकी का दिनचर्या चलाना है, और आपको अगले दिन वापस फुल फ्लेजेड तैयार तरीके से खड़ा दिखना है परेड ग्राउंड में। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और वही होता था, अभी जैसे ड्रिल उस्ताद बोलते थे, उनकी तो मतलब वेरी फेमस लाइंस वुड बी कि तुम कैडेट ग्राउंड का धुआं निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारा धुआं निकालूंगा। लाइक ओके साहब, यू नो द ड्रिल कि अभी अभी बस। तो हर जगह देयर इज समबडी हु इज लुकिंग ओवर यू, एंड यू हैव टू बी योर बेस्ट एवरीवेयर। Yes. सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि फर्स्ट 6 months देयर इज अ लॉट ऑफ पढ़ाई, देयर इज नो टाइम। तो कल्चरल शॉक कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हो। पहले तो माँ उठा देती थी घर पे कि बेटा एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ लो। यहाँ पर तो ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं हम लोगों ने कि लिटरली देयर वाज लाइक अ स्टडी लैम्प। रात को 10 बजे के बाद में आपके कमरे से लाइट नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। Okay. और अकेले आपको नहीं, आपके दोस्तों को भी मिलेगा, क्योंकि Okay. यू नो दैट्स हाउ इट इज़। एंड लाइट्स आउट के बाद में अगर आपको अब आपको पूरे दिन किसी ने पढ़ने नहीं दिया, अब आपको पास भी होना है, तो क्या करते थे, तो ब्लैकआउट करते थे। जो सपोज इफ देयर इज अ स्टडी लैम्प, उसके ऊपर न्यूज़पेपर काट के उसके ऊपर अच्छा, बनाते फोकस्ड, थे, हाँ। और उसके ऊपर बीच में एक छेद करते थे, उसके नीचे किताब रख के पढ़ते थे, माय गॉड, जिससे कि बाहर लाइट ना जाए, बट यू हैव टू पास। करेक्ट। So and it's a very there are not too many chances. You get like 2 chances before you get relegated. जी, तो a lot is at stake. बिल्कुल। तो उस टाइम पर हम सीखते हैं कि कैसे ह्यूमन कैन अडेप्ट टू वेरियस सिचुएशंस। तो कंफर्ट जोन और कल्चर शॉक बहुत कई सारे लगे। तो क्या आप हमको ये बताना चाहेंगे कि आपके कोई फेवरेट इंस्ट्रक्टर थे? हाँ, फेवरेट इंस्ट्रक्टर थे मेरे, फर्स्ट एवर इंस्ट्रक्टर। तो एफओस एकेडमी में पहला जो आपको इंस्ट्रक्टर मिलता है, यू फॉर्म अ बॉन्ड लाइक अ फादर एंड चाइल्ड, उस Okay. टाइप का। मतलब वो आपको डांटते हैं, डपटते हैं, मारते हैं, मतलब फिजिकली भी, मतलब वो डिपेंड करता है कि अब लेडी Yes. कैडेट्स को थोड़ा सा अलग किस्म से लेवरेज मिल जाता है। नॉट रियली लेवरेज, कोई लेवरेज नहीं Okay. मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने यही सिखाई है कि आप यू हैव टू बी ट्रेन्ड इनफ सो दैट यू कैन ट्रस्ट योर स्किल्स, जी, एंड यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट इनफ। जी, उसके लिए जहाज़ या सिचुएशन लेडी कैडेट को तो कोई लीवे नहीं देगा, बिल्कुल। तो उनको भी नहीं देना चाहिए। एंड आप सरकार के पैसे पे ट्रेनिंग कर रहे हो, आप चुनिंदा लोग हो जिनको इतने सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में गवर्नमेंट इज पुटिंग मनी ऑन यू। तो दिस इज ही इज डूइंग हिज जॉब टू ट्रेन अस, जी। एंड देयर इज नो लीवे। सबको इक्वली सेम डंडी से हाँका जाता है, और बहुत अच्छे से, दैट इज, तभी तो इतना अच्छे से लोग सीख के निकलते हैं बाहर। लेकिन हाँ, मेरे पहले इंस्ट्रक्टर थे उस टाइम पे स्कॉन लीडर देश पांडे, एंड व्हाट अ पर्सन। ही बिकेम अ टेस्ट पायलट लेटर। Wow. वो एक्चुअली बीच में, तब मुझे शॉक भी लगा था, सर बीच में ही सिलेक्शन हो गया सर का, तो मुझे छोड़ के चले गए। अच्छा। बट बाद में मैं जब यलहंका में पोस्टेड थी, तब सर वहाँ पे HAL में पोस्टेड थे, तो ही केम एंड मेट मी। इंस्ट्रक्टर्स देयर हैव बीन मेनी। देयर वाज विंग कमांडर पाठक, जो मेरे दूसरे ट्रांसपोर्ट्स के टाइम पे मेरे इंस्ट्रक्टर थे। तो बहुत चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं, नॉट जस्ट फ्लाइंग, लाइफ लेसन्स। एंड आई वॉज द फर्स्ट इन माई कोर्स टू फिनिश माई सोलो कंप्लीट करना इज अ वेरी बिग थिंग। Yes, solo sorties. सोलो इज यू नो दैट्स व्हाट यू एम फॉर। एंड उस टाइम पर, हमारे टाइम पे HPT होता था, अब तो वो ग्राउंड हो गया,
because after my course was the last one to fly. अच्छा. उसके बाद में there was a fatal where 2 of our instructors sadly lost their lives. Oh. And हमारे टाइम में भी हमारे कोर्स में भी बहुत सारे engine failures, engine seizures हुए थे because it was it had lived its life. But somehow we were pulling through. तो उसमें क्या हुआ कि HPT की अनसर्विसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती थी, ख़राब रहते थे जहाज़ और whatever. तो उसमें मारा मारी भी रहती थी कि किसको मिलेगा, किसको मिलेगा जहाज़. जी. एंड अगर आपका इंस्ट्रक्टर सीनियोरिटी वाइज होता है ना, लाइक फ्लाइट कमांडर का अगर कोई कैडेट है तो फ्लाइट कमांडर को पहले जहाज़ मिलेगा, फिर सीनियोरिटी वाइज जाते थे. तो मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे ही वॉज नॉट सो नॉट टू जूनियर नॉट टू सीनियर बट समवेयर इन द मिडिल. तो कभी कभी जहाज़ नहीं होते थे तो सर वुड गो टू रिपेयर वाले हैंगर में जो ऑफर होता था ना एयर टेस्ट के लिए और समथिंग, he would get those aircrafts. Wow. And he was just amazing and I've learned so much from him and amazing person. So there was so much of respect for him and so many things because he would like you said na girls को जो लीवे वाला बात, तो he is an ex-NDA. तो वो थोड़ा जब गुस्सा आता है तो कभी निकल जाते हैं शब्द कुछ सुवचन कुवचन के जाए. So I think he said something and I was anyways under too much of stress. I was too much in my instruments and concentrating. I didn't even hear him or what he said. But then I heard on my RT, it's going, sorry, I'm so sorry. I'm like, what happened? So I think he used probably an inappropriate word, and then he apologized at least 10 times to me. Wow, okay. That's very rare actually. That's very rare. Yes. But he was so cognizant and it's just an amazing, thorough pleasure to fly with him. Agreed. And there are many more, but yes. तो जैसा आपने हमें अपने ट्रेनिंग डेज के बारे में बता ही रहे हैं, तो आप ये भी बताइए कि ऐसा कोई प्रैंक भी था कि जिसको हम कह सकते हैं प्रैंक वेंट रॉन्ग. तो प्रतीक, मैं प्रैंक करने वालों में से तो नहीं थी, लेकिन दूसरों की हरकतों में फंस ज़रूर जाते थे हम. तो आई कैन शेयर समथिंग फनी विच डिड हैपन. तो क्या हो रहा था कि हम जब एफओस एकेडमी में थे डुंडीगल में, तो वी वर इन फ्लाइट कैडेट्स मेस. उस टाइम पर एफओ स्टेशन डुंडीगल के अंदर एक्सरसाइज चल रही थी एंड सो दे वर डूइंग देयर ओन पैसिव एयर डिफेंस, ग्राउंड डिफेंस वाली चीज़ें, तो वो स्टेशन लेवल पे हो रही थी. तो जब हम कैडेट्स होते हैं तो दे डोंट टच अस, क्योंकि हमारे से उसका कोई लेना देना नहीं होता. तो उस टाइम पर उन्होंने हमें क्लोज डोर स्टडी पीरियड दिया था बिकॉज दे वर टू कि दे हैड गिवन स्टेशन में जब उनकी इंस्पेक्शन टीम्स वगैरह आती हैं, दासी कासी करके होता है उनका नाम, तो वो एक सिनेरियो देते हैं आपको टू टेस्ट यू इन केस ऑफ इमरजेंसी इफ देयर इज अ इंट्रूजन. सपोज देयर सिचुएशन वाज कि फ्लाइट कैडेट मेस में इंट्रूजन हो गया है एंड दे आर हाइडिंग समथिंग XYZ सिचुएशन वाज गिवन एंड देयर वर मेनी QRT, क्विक रिएक्शन टीम, which was deployed. So somehow obviously the mess secretary knew कि this is going to happen, तो उन्होंने हमें 2 घंटे का स्टडी पीरियड दिया. अच्छा. So we were supposed to keep to our rooms. दरवाजे बंद हैं, आप पढ़ाई करिए, जो भी करिए, and they will do their exercise. We could hear people बाहर भाग रहे हैं, वेपन लेके जा रहे हैं and all that. तो हम सोच रहे थे कुछ हो रहा होगा. तो we were glad कि पढ़ने को मिल गया. And some of us would smuggle headphones and hear music. That was small pleasures in life. उसके बीच में जब ये ख़त्म हुआ तब फॉल इन करा दिया हम लोगों का. हमारा माई स्क्वाड्रन वाज कॉल्ड चिटनेसकॉन. तो वी वर लाइक कि पता नहीं व्हाट हैपेंड एंड इमीडिएटली दैट्स द अनाउंसमेंट दैट गोज चिटनेसकॉन इन फ्रंट ऑफ SCC's ऑफिस. इमीडिएटली जैसे तैसे गो रनिंग. तो हमारा एक कोर्समेट है, आई डोंट नो वेदर आई शुड टेक हिज नेम और नॉट, बट खूंटिया है उसका नाम, वेरी फेमस इन माई कोर्स. सो what really happened was कि सब कमरों में हैं and first of all junior term में it is not you are not allowed to order food or anything. अच्छा. But FO station के अंदर एक बंदा एक कैंटीन चलाता था, तो sometimes like on Saturday Sunday you would be permitted to order, and that day I think was a Saturday evening, but since exercise was on we were not supposed to be doing any of those things. तो खुटिया सर ने फूड ऑर्डर करा. ओके. और वो बंदा जो खाना लेकर आया वो गया SCC के कमरे पे.
squadron cadet captain. So he's the senior most, karta dharta of our. So he knocked on his door कि खाना order कर. Then he said किसने order करा है? Then he said कि cadet खूटिया. Then he was like oh man. तो उसने खाना तो रख लिया उस टाइम पर. उसके बाद जो हम सब की धुलाई हुई, हमने कम से कम आधी रात तो थैंक यू खूटिया करा. कि यू डूइंग पुशअप्स एंड थैंक यू खूटिया. तो ऐसे हमें प्रैंक तो उसने करा whatever, but that was something that went utterly wrong. एंड एक बार और हुआ था जब हम लोग के कैंप्स होते हैं. तो you go into the wild, you live in tents, you have night route marches, day route marches. They also give you like some sort of clues to look at, sort of like a treasure hunt, but you are navigating your way across the FO station. Okay. तो कुछ clues देते हैं, जैसे कि वहाँ पर एक तूफान करके एक एयरक्राफ्ट होता था, वैम्पायर. तो ऐसे वहाँ पर लैंडमार्क सर्कल्स हैं, वैम्पायर सर्कल, तूफान सर्कल. तो they would give you clues on when that aircraft was used or something. ऐसे करके you decipher. Okay. And कौन पहले आता है. So you're running with backpacks and rifles and boots and everything. And ऐसे तो one of the squadrons was a Brar squadron, and so they misread the clue. And they were supposed to go to there was another circle where they were supposed to go to, and they reach, और उसमें था कि they would do Jai Brar, something like that. There was like their shout out, and they went outside the Kamaran's house and they were shouting in the night. तो एक उसकी वजह से तो पूरी एकेडमी को मिला था प्रसाद. बट दैट वाज आल्सो समथिंग व्हिच वाज सुपर फन. सुपर फन से अब उस तरफ आते हैं जहाँ पे मुझे लगता है आपने चैलेंजेस फेस करना शुरुआत किया था अपने ट्रेनिंग के समय पे. जो मुझे सबसे कॉमन सिविलियंस को पता होने वाला चैलेंज है वो है कि जी फोर्सेस जो पायलट्स को फेस करनी पड़ती हैं अपनी ट्रेनिंग के दरमियान भी और थ्रू आउट द करियर भी जब आप फ्लाई करते हैं. तो इसके व्यतिरिक्त और कोई चैलेंज था जो आपको शुरुआत में बहुत मेजर इम्पैक्ट लगा? तो जी फोर्सेस तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग आई मीन इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट, जब मैंने आपको बताया कि हम HPT फ्लाई करते थे, तो उस टाइम पे हमें एरोबैटिक्स काफ़ी हमारा एलैबोरेट उसका वी हैड अ डिफरेंट सिलेबस कि X नंबर ऑफ सॉर्टीज एंड यू हैव टू पास इन ऑल द एरोबैटिक मैन्यूवर्स. तो उसमें बैरल रोल करना, स्पिन करना, ऑल दोज थिंग्स वी आर टॉट. एंड नाउ डिपेंड्स, क्योंकि इट इज़ नॉट अ कैलिबर का डिफरेंस नहीं होता है, बट अ पॉलिसी डिफरेंस कि women at that time were not going to fighters. Okay. क्योंकि at that time there was only bifurcation for women where helicopters and transports were offered. And depending on how good you are in your merit, because I was first in merit. Wow. And so then I had an option, because now as you do well, you are also recommended कि आपको किस उसमें डालना है उन्होंने, और दूसरा कि कितनी सीट्स हैं, वैकेंसी कितनी है, एंड व्हाट इज़ योर इफ़ यू वांट कि आपका क्या चॉइस है. सो आई वांटेड ट्रांसपोर्ट्स एट दैट टाइम बिकॉज दैट्स व्हाट आई थॉट कि वुड बी अ गुड थिंग फॉर मी. So HPT training के दौरान when we were doing spins and all that, तो I had gone with one of my instructors, and spins are challenging. Obviously, because you are basically you put the aircraft, you put it into a stall. Okay. Stall is that it loses its lift, Okay. and it then falls to the ground. So मतलब you attain an altitude which is a safe altitude, and उसके बाद में आप उसका nose up करते जाते हैं. फिर आपका वो स्टिक शेक होता है, यू फील दैट लिफ्ट इज गोइंग. बेसिकली जो एयर फ्लो ओवर द विंग इट ब्रेक्स अवे, सो देन इट स्टॉल्स, एंड व्हेन इट स्टॉल्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, नोज डाउन होता है. एंड देन द एयरक्राफ्ट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सिमुलेटिंग कि हमें स्पिन में डालना है और रिकवर करना है. दैट इज आवर प्रोफाइल उस दिन का, मतलब स्पिन एंड रिकवरी, 3 स्पिन स्टॉल करके स्पिन एंड रिकवरी करनी है. सो यू पुट इट इनटू अ स्टॉल, you put it into a spin, so basically you put a rudder and then the aircraft spins. So then you're counting, you pick up a point on the ground, and then now you can imagine कि आप धरती की तरफ आ रहे हैं और नीचे एक पॉइंट आपने ले रखा है और आप उस पर गिन रहे हैं कि 1 सर्कल हो गया, 2 सर्कल हो गए, 3 सर्कल हो गए, एंड यू हैव टू ऑल्सो मॉनिटर कि किस हाइट पे आप पहुँचे, बिकॉज बिफोर एट अ सेफ ऑल्टीट्यूड आपको रिकवर भी करना है. सो हमने करा 3 स्पिन्स करा, एंड उसके बाद में स्टॉल, फिर रिकवरी करते हैं, रिकवरी करा. तो ऑब्वियसली
it was close to my test sortie. तो my instructor was not saying anything to me क्योंकि वो ट्रेनिंग वाला दौर हो गया था before my test sortie. This was like my pre-final kind of a thing. तो my instructor told me कि मैं बोलूँगा नहीं कुछ, I will make debrief points and give you, and then we will discuss. So he was very quiet. And I was a little nervous कि चलो हो गया. Then while we were joining back downwind, तो उसमें क्या होता है कि you go to a sector, you do your profile, you come back, you join, and then you land. While we were coming back, then he asks me, so how was your spin? This is a very typical question. क्योंकि इट स्टार्ट्स लाइक दैट, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि अब दे विल ऑलवेज स्टार्ट कि तुम्हें कैसा लगता है कि तुमने कैसा करा. ऐसे आपको लगेगा कि आपकी तारीफ होने वाली है, बट नहीं, हमें ऐसा कभी नहीं लगता था. अच्छा. तो हम क्या करते थे, हम पहले अपनी सारी गलतियां गिना देते थे. क्योंकि अभी वो बोले इससे पहले हम खुद ही बोल देते हैं. क्योंकि अगर उन्होंने पूछा है कि कैसा था, तो हम ये लेके चलते थे कि अच्छा तो नहीं था. बिल्कुल. तो हम मतलब काफ़ी ग्राउंडेड थे उस ज़माने में भी. तो मैंने बोला सर, आई although the altitude was correct, maybe the recovery speed was this that ऐसे करके, then I joined, my RT call was delayed, कुछ I was making up something because had to say something. बिल्कुल. तो then he says to me, after we got off and we walked to the debrief, he's like, why I'm asking you is because I had grayed out. Oh. So I was like, whoa, man. So my instructor at that time was very pro me joining the fighters. Okay. He said, अगर होता तो मैं तेरा नाम fighter में ही डालना था, because he was flying Jaguars. Wow. And amazing person, squad leader Samuel. And so he was बिल्कुल खूंखार but amazing. तो he would अगर आपके पास मास्क पहनते थे हम कॉकपिट के अंदर, तो यहाँ पर अगर कुछ लगती है तो काफ़ी लगती है. तो so if you do something wrong, then it would be like a thud on your mask. Yes. And then your eyes would water and फिर कुछ दिखाई नहीं देता. But तो ऐसे होता था, if you do something wrong. But he had grayed out, and then he was very proud of me. Okay. कि I would have put your name into fighters. And then I said कि sir, when I was, he said क्योंकि you're doing well, what is your, last में पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए choice. Right. तो I said sir, transport. He's like कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पर, नहीं तो वो नहीं लेने देते मुझे ट्रांसपोर्ट्स. तो इससे आगे बढ़ते हुए आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आपने जब अपना फर्स्ट सोलो कंप्लीट किया, इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट. क्या आप उस दिन में हमको लेके जाना चाहेंगे? वाओ. तो वो दिन इज़ लाइक वेरी फ्रेश इन माई मेमोरी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ सो डिफरेंट दैट डे. क्योंकि इतने आपका जो समय का टॉयल होता है, मेहनत होती है, सिखलाई होती है, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट वन थिंग. And so my instructor was very confident कि you will do well, but process ये होता है कि पहली बार जब भी कैडेट जा रहा है, तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो ATC में रहता है. Okay. So they are monitoring you, and also क्योंकि sometimes in many situations it can get overwhelming, and if things go wrong, so he knows you the best. बिल्कुल. And उस टाइम पर वो कॉल साइन से जाकर they can even call you by your name. Because they're trying to make you feel at ease. Because we are very new. प्रोफाइल बहुत सिंपल होती है सोलो की. आपको बस एक टेक ऑफ करना है, आपको एक सर्किट करना है और लैंड करना है. Okay. बट उस टाइम पर when you do it on your own, so जब सब कुछ करा, चेक्स एंड प्रोसीजर्स सब करे, RT कॉल अच्छे से दिए, लाइन अप करा. when you line up, तब लगा कि वो बाजू वाली सीट खाली है. Utter silence, there is nothing, nobody else. Radio silence. Yes, there is no breathing sound in the other, in my headset, in my ear. And then when somehow it went off very beautifully, it was like a poem, कि take off दिया उन्होंने, and then it was just like, it was like freedom. First time I remember, you feel so light and so beautiful. Dream come true. Dream come true.
I was able to see more of things around me, because normally when you are थोड़ा सा तो अंडर स्ट्रेस, बिकॉज हर सॉटी में आपको यू हैव टू फिट सर्टन क्यूआरस, उसी के बाद आप आगे बढ़ रहे होते हो. तो यू आर ऑलवेज अंडर दैट लिटिल बिट ऑफ ड्यूरेस कि यू नो हैव टू डू थिंग्स राइट. हियर व्हाट यू आर डूइंग इज ऑल्सो डूइंग दैट, बट यू हैव नोबडी देयर. तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज सब मुझे खुद करना है, मुझे टर्न करेक्ट जगह पे करना है, आर्टिकल सही से देना, मेरा ऑल्टीट्यूड ये वो सब कुछ. एंड बट इट वाज अ ब्यूटिफुल डे in Air Force Academy. I took off from the main runway. There are two runways. There's a short runway and a main runway. I took off from the main runway and beautifully completed a circuit. And touchdown also was uneventful, because this time they would record things, because what if something happens, because many would, you know, PIOs or something, or bounce ho gaya, fir something like that. So it went off quite nicely, and my instructor was super proud. And सबसे बड़ी बात ये होती है कि तो आप आते हो and everybody is like kind of very happy, even your course-mates are thrilled कि first of us has completed. And अगले weekend पे आपको फिर बाहर जाने को भी मिलता है. Oh, wow. Because otherwise you don't till that time you clear your solo, they do not let you go on an outpass. So basically outpass earn करना पड़ता है. हाँ, like everything else. हाँ, because उस time तक तो they are like, you know, till you clear your solo, because solo is the biggest thing. And उस time पर 10th sortie के बाद solo होता था. Okay. So if you think about it, 10 sortie is not much. Just about 40 minutes की एक sortie होती है. आपको you have to be really hungry to learn and, you know, do everything properly. बिकॉज अगर आपने बाउंस कर दिया वो, देन दे विल गिव यू 2 फ्लेक्स सॉटीज, 2 और फ्लेक्स सॉटीज देते हैं जो आप फ्लाई कर सकते हो. बट अगर नहीं कर पाए, there are many people who get terminated from their term, because you know they have not been able to do. They get relegated back? There is no relegation. Okay. So unless and until if it is an injury or something like that. But अगर TRB हो गई है, termination board होता है, तो आपको navigation में डाल देते हैं. Then you are not a pilot anymore. So that's a big thing, because many of my course-mates at that time, they're doing very well. Navigators, weapon system operators, जैसे Sukhois वगैरह में, they are WSOs, they are called. Okay. So they are able to then, because उस time पर navigators का, I am still not too aware whether they are taking them in as a stream of its own, but people who get grounded from flying, they get into navigation. ये जो आपका पहले दिन का एक्सपीरियंस था सोलो ट्रिप का, हाउ वाज द डीब्रीफ दैट डे? Oh, how was a debrief that day? Wow. So my instructor was very chilled out. He was not super critical into ifs and, because I did not go too much out of the profile. I followed the profile, and he was also very happy with. So when you land chick, it's like Ji. a kisser landing. So he was very happy. He said ki, "Yeah, Diksha, you did a kisser today." So it was a very proud moment for me. And rather, he was mighty happy. So my debrief wasn't too aggressive, but it was all good that day. ओके. अब इसी तर्ज पे एक और बात मुझे समझनी है कि जब आप भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे, उस समय पे इट वाज एक तरीके का पिवटल टाइम चल रहा था महिलाओं के लिए, उस ज़माने का पिवटल टाइम चल रहा था महिलाओं के लिए. तो एक बात होती है कि आपको पायलट बनना था, आप वहाँ तक पहुँच चुके थे, पर इसके अलावा कोई जेंडर चैलेंजेस भी थे? तो आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो ज़माना जो था, एक तो मेरे सीनियर्स ने तो और भी ज़्यादा उससे फेस करा होगा. नाउ थिंग्स आर मच बेटर एंड डिफरेंट, बट येस, नॉर्मली इवन इन द स्क्वाड्रन, इट्स नॉट आउट ऑफ इनसेंसिटिविटी और एनीथिंग कि मतलब यू नो बिकॉज दे वॉन्ट टू, दे हैव डन दिस, बट इट इज़ जस्ट दैट कि कल्चरली, हिस्टोरिकली जो हमारी वर्क प्लेसेस हैं, दे वर डिज़ाइंड फॉर मैन. जी. They were not designed to have women in them. So the famous stories of, you know, crew rooms having posters which had to be taken down because lady officers were coming, you know, that is there. And changing room nahi tha. So these are very basic things, but if you think about it, it can have a paramount impact on how you are functioning. Ji. Because it's not a 9 to 5 job.
आप सुबह आते हैं, वर्किंग आवर्स वुड स्टार्ट एट व्हाट 6:30 7:30 यू आर देयर एंड यू आर थ्रू एंड थ्रू यू आर इन द स्क्वाड्रन एंड सॉर्टी कैन कम एट एनी टाइम. सो इफ़ यू आर अ स्टैंड बाय क्रू, पता पड़ा आप 2:30-3 बजे गए हैं घर और कोई कैजुअलिटी इवैक्यूएशन आ गया, समथिंग हैपन्स. सो those basic infrastructure, जैसे at least my squadron when I was posted to Palam was 41 squadron, and वहाँ पर there were comparatively more women. We were 4 of us, so that's a big number at that time. So but there was like, okay, there was one restroom where we could kind of change in and what not, but there are many stations. जब हम किसी और airbase पे जाते थे, so there were no restrooms for women, and that's a very I mean it's a glaring thing, but होता है ऐसा. and these are the things that you are flying, और आप किस टाइम पर लैंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, and you don't have basic facilities. So that used to be admin point of view से. But challenges, I would say men women have same challenges. Okay. And it's all based on skill. That is what I truly love about the Air Force, is especially being a pilot. The aircraft doesn't know कि who is behind the machine. जी. It's a man or a woman, कौन चला रहा है. But अगर आपका skills are there, you see now so many examples, and lovely that the policy has changed. बिल्कुल. And fighters उड़ा रही हैं लड़कियाँ. उस ज़माने में तो मतलब वही होता था कि एक policy decision होता था तो एक lady officer थी जो IL में थे, but nobody else after that. So these are just policy decisions. It is not that कि किसी के पास caliber कम या ज़्यादा था. Caliber, I would say they're all, touchwood, all of them, so many of them are captains, commanders of big Airbuses and Boeings now. So it has got nothing to do with it. It is just policy. तो वो एक थोड़ा सा, that is also because you're fighting against that. जी. तो वो एक evolving process रहा. But अभी जैसे जाके वो होता है ना कि हमारे टॉयल का फल मिल रहा है आगे. एंड आई थिंक इट इज़ अमेजिंग दैट इवन द लीडरशिप, एयरफोर्स की लीडरशिप है, गवर्नमेंट की लीडरशिप है, दे आर सो ओपन and they are embracing it. It is amazing. Even when they had Rajpath with the all women officers marching contingent. बिल्कुल. Yes. It is amazing. Now women are Agni Veeranganas. I've come from Belgaum. वहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन सामरा है. इट इज़ अ पायनियर इंस्टीट्यूट नाउ. इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड एंड ऑल फोर्सेस वुड हैव, बट एयरफोर्स में इट हैज़ मतलब पूरा शिफ्ट टू उनका हाउसिंग से लेके उनके कैसे इंस्ट्रक्टर्स क्या सब कुछ. एंड इट हैज़ बीन डन लाइक क्लॉकवर्क. And then Defense Minister Nirmala Sitharaman, she'd also come down and praise the Air Force Station, how wonderfully that they have incorporated the training program for women and men together. So I think it is, times are beautiful. तो मैं एक्चुअली ये करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि जितनी भी हमारी फीमेल व्यूवर्स हैं आज जो आपको देख रही हैं इस समय, वो आपसे इंस्पिरेशन भी लें और आपसे क्यों भी लें कि वो जब आगे जाके आपको देख के या जितने भी अन्य पायलट्स हैं, फीमेल पायलट्स हैं, उनको देख के आगे जब उस इंस्पिरेशन को लेके जाएं, तो उनके लिए आप हमें ये बताइए कि एक पायलट का दिन कैसे होता है. हाँ, सो एक पायलट का दिन काफ़ी अनप्रडिक्टेबल होता है. अगर आपकी सॉर्टी प्लान्ड है, कुछ प्लान कमिटमेंट आता है. सो एयरफोर्स में सिंपल है ज़िंदगी. सुबह आपको दफ्तर पहुंचना है अगर आपकी सॉर्टी उसके पहले नहीं है तो. अदरवाइज इट इज़ एज पर रिक्वायरमेंट. हमारे कई बार दिल्ली में सुबह अर्ली टेक ऑफ्स हैव बीन 4:30 5 o'clock ऑल्सो. तो आप 2-2:30 बजे उठ रहे हो, आप स्क्वाड्रन पहुंच जाते हो, अपना करते हो, आप सॉर्टी पे चले जाते हो. सो एज सच इफ़ यू सी एज अ पायलट, इट इज़ वेरी डिफरेंट देन व्हाट अ ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर वुड डू. ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स के लिए मैन के लिए जो भी है, बट सम पीपल जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल पीपल, उनका शिफ्ट बेस्ड होगा. बिकॉज हर टाइम पर कोई एयरक्राफ्ट का या मशीन्स का, मिसाइल्स का, जहाँ पर भी हैं वो लोग, उसका सर्विसिबिलिटी करना है तो वो शिफ्ट में ऑपरेट करेंगे. बट नॉर्मली वर्किंग आवर्स जो विंग के हैं, अकाउंट्स हो गए, एडमिन हो गए, लॉजिस्टिक्स हो गए, दे हैव फिक्स्ड sort of working hours where but that being said, it is
एन ऑफिसर बी इट आर्मी नेवी एयरफोर्स वो 24 घंटे ड्यूटी पर होता है कि इट्स नॉट कि वर्किंग आवर्स हो गए तो मैं फ़ोन बंद कर दूंगा. इट इज़ नॉट दैट. ऑफिस की अवेलेबिलिटी की बात कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली अगर कल को कुछ इफ़ देर इज़ अ रिक्वायरमेंट देर इज़ नो डे और नाइट. बिल्कुल. कभी आपकी एक्सरसाइज चल रही है, कुछ चल रही है, तो यू आर लिटरली आप वहीं पर ही रह रहे हैं ऑफिस में ही. तो उनके वर्किंग आवर्स आर थोड़ा सेट. ग्राउंड ड्यूटी की बात कर रही हूँ मैं, तो दे वुड कम एंड लीव एट अ स्पेसिफिक टाइम लाइक 1:32. देन दे वुड बी लाइक अ लंच ब्रेक. देन अगर आफ्टरनून वर्किंग है या गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, डिपेंडिंग ऑन स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है. सो दैट इज़ दैट. बीइंग अ पायलट आपका अब ये होता है कि आपको किस सॉटी में डिटेल किया गया है, what is your commitment for the day. So that is very fluid, very very adaptable. आप it is not going to be fixed कि यहाँ पर मेरा like airline pilots would do कि मेरा दिल्ली चंडीगढ़ दिल्ली है, ऐसा नहीं है. आप कहीं पर भी उठ के जा सकते हैं. आपका नाइट किट आपके साथ होता है क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आप वापस रात को जी. अपने बेड पे सोएंगे कि नहीं सोएंगे. तो हम बहुत बार हुआ है कि हम पूरा दिन ऑफिस में बैठ कर आए हैं, सेकेंडरी ड्यूटीज़ करी हैं, जो भी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड देन व्हेन यू कम बैक देन देर इज़ अ सॉटी, देन देर इज़ अ कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, और इफ़ देर इज़ सम इमरजेंसी and we have to take people. Even Uttarakhand wale cloud burst ke time par we had flown extensively in that area, and many, because we were doing a lot of support for the army, तो हम उनकी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बहुत करते थे. तो दैट कम्स एट एनी टाइम. बिल्कुल. तो उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता, बट there is a true joy in undertaking missions like this, and we are always ready. अपना एक crew bag और night kit ready रहता है, और आप अपना flight plan file करते हैं, and then you go. Otherwise if it is not there, then there is you come back. Secondary duty same. अगर games and sports है वो हुआ. If you are a bachelor living in the mess, आप मेस में खाना खाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, स्क्वाड्रन वालों से अच्छी बॉन्डिंग रहती है, एंड दे बिकम लाइक योर फैमिली. एंड मैनी, अब तो खैर ये कल्चर जा रहा है, लेकिन बाउंस करने का कल्चर होता है. Okay. कभी किसी के घर का खाना मिस कर रहे हैं तो वील जस्ट लाइक बैचलर्स वुड गो एंड किसी भी स्क्वाड्रन के सीनियर के पास बिना अनअनाउंस्ड ऑब्वियसली, एंड जस्ट कि हम आ चुके हैं, अब हमें खाना खिलाइए. तो ऐसा नहीं है, वी बिकम अ पोच. वी ऑल्सो मेड पराठाज एंड तलोड़ पकौड़ा, सब कुछ करा है हमने, लेकिन उससे बॉन्डिंग और होती है. क्योंकि अब किसी भी समय पर, अब रात को पता पड़ा बैठे हैं, बैठक हो रही है, उसके बाद चलो उधर चलते हैं, तो 12-1 बजे पहुंच जाते हैं, फिर उनको जगाते हैं और ऐसे ही प्रेम बढ़ाते हैं. आपने जो अभी इसकी बात की कि आपको जो कैजुअलिटीज़ इवैक के लिए जाना पड़ता है, मुझे लगता है ऐसी सिचुएशंस में क्लोज कॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं. जी, एंड प्रतीक, आई हैव फेस्ड मेनी विच हैव बीन, आई मीन सम वी वर, आई मीन देयर वाज वन वेरी डिस्ट्रेसिंग इंसिडेंट विच हैपेंड जब हम समर्स का टाइम था, दिल्ली में ही थे, एंड हम जा रहे थे सिरसा, सूरतगढ़ जा रहे थे, एंड वहाँ पर काफ़ी सैंडस्टॉर्म्स वगैरह आते हैं गर्मी के टाइम पे, एंड तो देयर वाज अ बिग सैंडस्टॉर्म, एंड उसका वार्निंग था. तो हम पहुँच गए क्लोज टू वेयर वी वर, बट द ATC वुड नॉट लेट अस गो फर्दर, बिकॉज बहुत ज़्यादा भयंकर वाला सैंडस्टॉर्म आ रखा था वहाँ पर स्टेशन पे, एयरफोर्स बेस पे, एंड वी वर जस्ट ऑर्बिटिंग की we'll get a window and then we'll be able, because the casualty and उनको भी casualty evacuate करके एक helicopter से लाना था. So there were 2 aircrafts which were kind of waiting to evacuate that person, and the casualty was on the army helicopter, and we were coming from Delhi because we had to take the casualty to RNR hospital, the research and referral hospital. तो and it so happened that some ऐसे भी कई दिन होते हैं, 40 minutes we held, but sadly we lost that person on that helicopter. They were not able to come in and we were not able to come in. So ऐसे भी heart breaks होते हैं. And once same सूरतगढ़ only, there was हम रात को हमें 7:30 पे बोला गया कि casualty evacuation है. So we were airborne at 8:30 and we reached सूरतगढ़. We waited. कैजुअलिटी का हमने 3 घंटा वेट करा. रात काफ़ी, मतलब 11-12 बज गए थे.
अगेन casualty was coming through a helicopter. तो आर्मी का many units are in upper reaches where they don't have medical aid. बेसिक फर्स्ट एड होता है. उनके साथ में एक डॉक्टर आए थे, स्ट्रेचर पे आया था, तो वो लांगरी था, ही वाज अ लंगर कुक, एंड वहाँ पर एक सिलेंडर बर्स्ट हो गया था, एंड दैट पर्सन एक्चुअली हैड अबाउट 70% बर्न्स. सो आप उनकी परिस्थिति सोचिए, लाइंग कैजुअलिटी, coming in a helicopter. Now we have to take him to RNR, and we have to tie up with everything. Then we declare the aircraft ambulance aircraft. We get full priority Delhi mein, because otherwise they'll put you one behind the other. Bilkul. But there are protocols when you are a ambulance aircraft कि आपको प्रायोरिटी पे लैंडिंग करेंगे, आपको स्टीप डिसेंड नहीं देंगे. वी टोल्ड देम दैट हमने उनको एक तो ऑनबोर्ड कराया कंफर्टेबली, उनके साथ में एक नर्सिंग असिस्टेंट डॉक्टर भी थे, बिकॉज ही वॉज ऑन ड्रिप्स एंड एवरीथिंग. एंड हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम स्टीप क्लाइंब नहीं कर सकते, स्टीप डिसेंड नहीं कर सकते, एंड वी हैव टू बी वी वर सो कंसर्न्ड कि हर थोड़ी देर में जस्ट गेटिंग अ थम्स अप फ्रॉम द डॉक्टर दैट ही इज़ डूइंग ओके. एंड it is all a team effort. Those pilots, army, doctors, the ATC, then we have all this, because हमें टामाक पर RNR का एम्बुलेंस चाहिए with oxygen, this, that, and all that has to be tied up. So we tied up for all that. That is what, how precision works. So the ambulance are already waiting. Delhi में भी हमें priority landing मिली. We got him back very comfortably, and he was transported well in time. So those days, उन दिनों में नींद बहुत अच्छी आती है when you are able to do something, missions like this. But there are some days when you lose your brother and sister officers also, people. जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन महिलाओं को सर्व कर रहे हैं, यूथ को सर्व कर रहे हैं, जो आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं इस वक्त आपको सुन के. आप हमें ये बताइए कि आपने कितने प्रकार के प्लेन्स इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत रहे थे, तब फ्लाई किए हैं, और उनमें से कोई आपका फेवरेट? ओके, तो एक्चुअली मेरी जर्नी एयरफोर्स के पहले जैसे एयर एनसीसी से शुरू हुई थी. तो मेरा फर्स्ट एवर सॉटी जिंदगी का वुड बी अ माइक्रोलाइट, जो मैंने माइक्रोलाइट फ्लाइंग करी एयरफोर्स में, सॉरी एनसीसी में, एनसीसी एयरविंग में. एंड उस टाइम पर हमारे ज़माने में, मतलब आई एम सेइंग कि काफ़ी पुराने हो गए अब हम, तो आर्धरा ग्लाइडर करके ग्लाइडर होता था. अब वो आउट ऑफ सर्विस हो चुका है एनसीसी से, बट हमने उसमें ग्लाइडिंग भी करी थी. तो इट वाज नॉट अ पावर्ड ग्लाइडर, बट इट वाज प्योर जॉय ऑफ वो वेंच में लगा के और उसको लॉन्च करा जाता था. तो वो भी करा है. और एयरफोर्स में मैंने HPT, हिंदुस्तान पिस्टन ट्रेनर, HPT 32 उसका नाम, तो वो फ्लाई करा है. उसका चार्म अलग था. इट्स अ सिंगल इंजन, एक प्रॉप है वो, और उसमें हमें एरोबैटिक्स वगैरह करने का काफ़ी मौका मिला. एंड उसकी मतलब कैपेबिलिटीज़ अलग थी, बिकॉज वो ट्रेनर था, तो उसमें काफ़ी सारे रोल्स आप कर सकते थे. और हमारी प्रोफाइल ट्रेनिंग की भी ऐसी होती थी कि उसमें आपको नेविगेशन से लेके हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग, उसमें आपको आगे जो आपका बाहर का विंड स्क्रीन है वो कवर कर देते थे. देन यू आर सपोज टू सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पे फ्लाई करते थे हम. अच्छा. तो सिमिलरली ऐसे हमें ट्रेन किया जाता है स्टेप बाय स्टेप हर एडवर्सिटी के लिए. उसके बाद मैंने डॉनियर फ्लाई करा, डॉनियर 228. बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है उस ज़माने में, मतलब इट वाज मर्सिडीज़ बोलते थे उसको. सो इट्स अ ब्यूटिफुल मशीन एंड डजंट मेक टू मच साउंड ऑल्सो. सो बहुत सारे रोल्स में उसको यूज़ करती है इंडियन एयरफोर्स. जो मेरा स्क्वाड्रन था वो जैसे मैंने आपको बताया कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करते थे हम, बहुत सारी VVIP कमिटमेंट्स भी करते थे, बिकॉज हम उसको मॉडिफाई कर सकते थे VIP कॉन्फ़िगरेशन में. So we would, be able to fly a lot of generals or chiefs and all that. तो CNCs बेसिकली जो कमांड के चीफ होते हैं उन लोगों के लिए. एंड उसकी ब्यूटी इस जहाज़ की है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग के लिए यूज़ होता है. ओके. तो इट डजंट नीड अ लॉन्ग रनवे. सो जो भी चैलेंजिंग एयरफील्ड्स होती थी उस पे इसको यूटिलाइज करते थे. जैसे कि AN-32 एयरक्राफ्ट आपने सुना होगा, वो अब शिमला पे लैंड नहीं कर सकता, बिकॉज AN-32 को थोड़ा ज़्यादा लैंडिंग रनवे चाहिए. डॉनियर का क्या है, उसमें आपको शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग चाहिए, तो
शिमला इज़ बेसिकली टेबल टॉप रनवे. Correct. इस तरफ भी खाई है, उस तरफ भी खाई है, एंड आपको इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम यू हैव टू काइंड ऑफ, एंड वो भी विजुअल एयरफील्ड है, कोई नेविगेशनल एड्स नहीं है आपको, कोई मतलब आपको विजुअली देखना होता है और विजुअली जाके लैंड करना होता है. एंड तो उसके चैलेंजेस अपने अलग हैं. हम लोग पैरेलल टैक्सी ट्रैक पे लैंडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें मतलब अगर एडवर्सिटी ये होगी कि अगर रनवे को बॉम्ब कर दिया और वो अवेलेबल नहीं है, तो उससे आधी विड्थ और लेंथ का आपके पास में नाउ यू हैव अ ट्रैक, अब आपको वो यूज़ करना है. तो ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि इवन फाइटर्स ने करा है, बट हाईवे पे लैंडिंग वगैरह. तो ये सारी एडवर्सिटीज़ की जो ट्रेनिंग होती है, तो ये वाले एयरक्राफ्ट मैंने फ्लाई करे. इट विल नॉट बी फेयर टू से कि क्या फेवरेट है, बट येस आई थिंक इट वुड बी डॉनियर विच आई हैव फ्लोन, एंड इट हैज़ माई हार्ट. सारी ही मिलिट्रीज़ में आपसे पहले भी हमारे जितने भी मिलिट्री वेटरन्स आके गए हैं, उन्होंने हमेशा कैमरेडरी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात की है. तो आप अपने एग्जाम्पल्स से, आपके एक्सपीरियंस से कैमरेडरी का कोई एग्जाम्पल बताना चाहेंगे? सो कमराडरी तो हमारे डीएनए में है, बिकॉज इट इज़ इंस्टिल्ड. जब से आप कैडेट होते हो तब भी मतलब हम जब ये एफओस में एकेडमी के अंदर सारी ब्रांचेस की ट्रेनिंग ऑफिसर्स की, बंदियाँ, मेन, विमेन, दे आर ऑल ट्रेन टुगेदर, जिससे कि कमराडरी विद इन ब्रांचेस भी मेंटेन रहे. बिल्कुल, है ना. तो इसी हिसाब से जब हम लोग ट्रेन होके स्क्वाड्रंस में जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि नाउ यू आर ऑफिसर्स एंड मैन मतलब एयरमैन होते हैं जो कि टेक्नीशियंस होते हैं. हर कोई उनकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जो कि उनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ट्रेड बोलते हैं वो. जैसे कोई इंजन फिटर होता है, वो इंजन का स्पेशलिस्ट होता है. एयर फ्रेम मतलब जहाज़ की जो पूरी बॉडी है, वो उसका डॉक्टर है. ऐसे ऐसे करके देर आर मैनी टेक्नीशियंस, ट्रेड्स. तो उसमें नाउ ही इज़ द इंचार्ज ऑफ दैट ट्रेड फॉर योर एयरक्राफ्ट. तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब ना ही एक पायलट्स का रोल है और एक टेक्नीशियंस का रोल है. ये एयरमैन हैं जो कि दे आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट, वो अपना काम अच्छे से करते हैं. दे साइन ऑफ कि मतलब द एयरक्राफ्ट इज़ फिट, एंड दे ऑफर इट टू अस. सिमिलरली उनके ऊपर एक डेस्क आईसी होता है जो कि ही विल ओवरसी एंड फाइनली ऑफर दैट एयरक्राफ्ट कि दिस इज फिट फॉर फ्लाइंग. सिमिलरली उधर एक टेक्निकल कोई ऑफिसर होगा उनके ऊपर एंड ऑल दैट, जो कि ओवरसी कर रहा है कि अगले दिन अगर इतने मिशन है हम कितने जहाज ऑफर करें. एवरीथिंग इज प्लान्ड इन दैट मैनर. बट द ब्यूटी ऑफ ऑल दिस इज दैट हर किसी को इतना दे आर गिवन दैट मच ऑफ एक तो अधिकार दिया जाता है और उनके ऊपर इतना ट्रस्ट किया जाता है. वी ट्रस्ट देम विथ आवर लाइव्स. बिकॉज आई एम ब्लाइंडली ट्रस्टिंग हिम कि ही हैज साइंड ऑफ. मैं क्या करूँगी, मैं विजुअल चेक करूँगी. जहाज़ के बाहर मैं चक्कर मार के चेक करूँगी कि विजुअली थिंग्स आर इन ऑर्डर. मैं प्रोपेलर हिला के चेक कर सकती हूँ, विंग टिप्स, एयर फ्रेम, बट इट इज़ वेरी कर्सरी. ये लोग इन डेप्थ पूरा चेक करते हैं, और इफ़ ही हैज साइंड ऑफ आई हैव नो क्वेश्चन टू डाउट. बिल्कुल. सो दैट इज़ हाउ वी ऑपरेट. एंड उसके बावजूद भी मतलब एक एयरमैन हमारे साथ में ग्राउंड क्रू की तरह ट्रैवल करता है, तो वो होंगे जो पैसेंजर्स होंगे वो अपनी ज़िंदगी हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं. तो ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था विच इज़ वेरी फेमस ऑल्सो, कि आई थिंक इट वाज CNC. क्या होता है कि हर कोई जो पायलट होता है उनके एक्स नंबर ऑफ आवर्स उनको फ्लाई करना होता है, उनकी करेंसी मेंटेन करने के लिए. हर के ना मतलब हमारे एनुअली एग्ज़ाम्स होते हैं. आपकी कैटेगरी कितनी है एज अ पायलट, when you can fly as a co-pilot or you can fly as a captain, और किस वेदर, ऐसे कर करके ना उसमें आपका पूरा कैटेगराइजेशन होता है. एक उसके लिए एयर क्रू एग्जामिनेशन बोर्ड होता है. वो लोग आते हैं, दे टेक योर एग्जाम, दे गिव यू अ कैटेगरी, एंड उसके अंदर नाउ व्हाट हैपेंस इज आपको वो मेंटेन करने के लिए सम आवर्स यू हैव टू फ्लाई. तो ऐसा कई बार होता है कि कमांड में किसी की पोस्टिंग है जो कि एक्चुअली स्क्वाड्रन में नहीं है, बट वो लोग कमांड से आते हैं फ्लाइंग करने के लिए, क्योंकि उतने घंटे उनको पूरे करने होते हैं. सो उनके साथ सॉर्टीज प्लान होती है एंड ऑल दैट. तो कई बार होता है कि AOC होगा, एयर ऑफिसर कमांडिंग, जो कि स्टेशन का बॉस होता है. तो ऑल्दो वो स्क्वाड्रन में पोस्टेड नहीं है, वो विंग में, मतलब ही इज़ बिग पिक्चर मैन, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेशन.
So he is looking after everything. There can be many squadrons in a station. जैसे पालम का एग्जाम्पल लूँ मैं, तो वहाँ पर VIP स्क्वाड्रन भी है. There is there are at least there are 4 or 5 types of aircrafts Okay. which are being flown out, and it's a very high profile station because you see all the VVIPs, even foreign dignitaries also come in. बट उनको भी अपने फ्लाइंग आवर्स पूरे करने हैं जिस टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट पे वो क्लियर्ड है. तो ऐसे ही एक बार हुआ था कि वेयर ही वांटेड, देयर वाज अ सॉर्टी प्लान कि AOC को फ्लाई करना है, बट इट सो हैपेंड एयरक्राफ्ट वाज क्लियर्ड, बट ड्यूरिंग द लास्ट ग्राउंड रन होता है वेयर यू आर चेकिंग इंजन ऑन करके एंड ऑल दैट, वन ऑफ द वेरी क्लूफुल एक्सपर्ट एयरमैन जो कि इंजन ट्रेड के थे, उन्होंने ही पुट हिज फुट डाउन सेइंग दैट ही हैज़ ऑब्जर्व्ड समथिंग which others were not able to observe because of Okay. his sheer number of years. इतना Wow. experience था उनको that he was able to see that there is some sort of fuel injection which is coming into the exhaust and it can cause something which would be काफ़ी मतलब dangerous situation हो बेसिकली कुछ लीक था. हाँ, it could be a hydraulic leak या fuel leak. तो उससे Okay. क्या होता है कि अगर if there is a leak और वो आपके engine में जा रहा है तो fire हो सकती है. Correct. And it can become a fatal thing. So he put his foot down. दूसरों others were not able to. So what happens is कि अब situation balance भी करनी होती है. अब AOC is waiting and आपने मना कर दिया तो बीच में एक क्वेश्चन होगा ना CEO of the unit जो कि ऑफिसर कमांडिंग होंगे who has kind of who's facilitating this. बिल्कुल. तो उनके लिए थोड़ा टाइट स्पॉट था, बट दे डिड ड्यू डिलिजेंस, इंजन खोल के पूरा चेक करा एंड लो एंड बिहोल्ड देयर वाज फ्यूल लीक. वाओ. एंड उस टाइम पर लगा होगा कि मतलब ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है इस बंदे ने मुझे, बट सोच के देखिए इवन AOC वुड अप्रिशिएट कि ही प्रिवेंटेड समथिंग जी. which could be detrimental to not just him, aircraft, what happens next. मतलब there is no end to imagining how bad it can be. बिल्कुल. Because कई बार ऐसे ही clueful लोगों की वजह से फ्लाइट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होने से बच जाती है, एंड दैट इज़ आई थिंक इन द कोर ऑफ व्हाट द एफर्ट्स इज दैट सबकी अपनी अपनी ट्रेड की देयर इज़ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ ट्रस्ट व्हेन हाउ वी वर्क विद ईच अदर. ये जो आपने उदाहरण बताया ये एक बहुत सीरियस किस्म का उदाहरण था. अगर मैं इसके विपरीत पूछूं, कोई ऐसा लाइट हार्टेड उदाहरण भी आप बता सकते हैं कैमरेडरी का? हाँ, वो तो मेरे साथ ही हुआ है लेकिन इट वाज आल्सो, उसके लिए हमें काफ़ी बुलशिट भी मिला था. Okay. तो ये वाली हम एक सॉर्टी कर रहे थे रात को. आई थिंक आवर टेक ऑफ वाज एट अराउंड 10 o'clock एट नाइट. तो काफ़ी मतलब इट वाज अ लॉन्ग डे एंड वी वर टू फ्लाई एंड कम बैक ऑल्सो. सो वी न्यू कि इट वॉज गोइंग टू बी अ ऑल नाइटर. तो क्या होता है कि एक फॉर्म 700 होता है जो जहाज़ की ना एक किताब होती है उसकी. Okay. पूरा मतलब आप मान लीजिए कि उसका पूरा ग्रंथ है वो, कि उसकी जितने भी अगर कभी स्नैग कोई प्रॉब्लम आई टेक्निकल ये वो, तो उसमें डॉक्यूमेंट किया जाता है उस पर क्या कार्रवाई हुई, वो ठीक है नहीं है ऐसे करके. तो उसके ना 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉपी होती है. एक होती है जो डेस्क पे रहती है और एक ट्रैवलिंग फॉर्म 700 होता है जो आप जहाज़ के साथ लेके जाते हैं. Oh, okay. तो उससे क्या होता है कि कल को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो गया तो मुझे इसका हिस्ट्री पता होगा कि एयरक्राफ्ट में क्या प्रॉब्लम हुआ था. हो सकता है कि वही इमरजेंसी रिपीट हो जाए. तो उसकी हिस्ट्री की किताब होती है वो. तो ऑल्दो इट्स नॉट अ नॉर्म, बट आइडियली डेस्क पे वी वुड गो एंड साइन द 700. कभी कभी क्या होता था कि ये हमारे इस सिचुएशन के बाद चेंज हो गया फिर से. सो जस्ट टू फैसिलिटेट, क्योंकि लेट नाइट था, डेस्क में एक ही बंदा था, तो व्हाट दे डिड वाज दे गॉट द फॉर्म 700. और डॉनियर का ना एक इंजन वो जो मेन लैंडिंग गियर है, जो मेन टायर्स हैं उसके ऊपर एक काउलिंग है, लाइक अ कवर. सो इट्स लाइक अ वेरी स्टर्डी प्लेटफॉर्म. तो उसके ऊपर उन्होंने वो फॉर्म 700 रखा. Somebody signed it, मतलब obviously the captain signed it, and I was flying co-pilot. I was inside and I was giving RT call clearance. ये वो दिल्ली में काफ़ी processes civil वाले ही follow करने होते हैं because ATC is with civil. तो वो किताब जो वहाँ से उठ के चली जानी चाहिए थी वहीं पे रह गई. तो फिर क्या हुआ कि हमने टैक्सी किया, सब कुछ किया, मतलब, और बिकॉज प्रॉबली इट वाजंट सो वेल लिट, नोबडी नोटिस्ड इट ऑल्सो.
Ground crew didn't notice it. And then we taxied out from the Air Force apron to the civil apron to रात के टाइम पर वो रनवे, सो दिल्ली में 3 रनवे हैं. जी. तो एक 09 है, फिर एक 10 है, 11 है. 11 तो गुड़गांव पड़ जाता है. तो अवर 1028 उससे हमें टेक ऑफ करना था. तो somehow in one of those turns must have, because of the wind, not wind, वो centrifugal force होगा ना, because we are turning inwards and it fell outwards. That so happened. So we went for the sortie, we came back. उसके बाद में अगले दिन ढूंढाई मची, बिकॉज हम लोग बहुत लेट लैंड कर रहे थे. तो वी वर सपोज टू कम कपल ऑफ आवर्स लेट. तो सुबह से फ़ोन आने शुरू हो गए कि आई थॉट कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, द फ्लाइट कमांडर हैज़ कॉल्ड. तो फ्लाइट कमांडर इज़ लाइक सेकंड टू द सीओ, कमांडिंग ऑफिसर के नेक्स्ट नंबर पे होते हैं. कि पेशी हो गई. फिर हम पहुंच गए अपने. हमने बोला सर हुआ क्या है? तो सेट कि फॉर्म 700 नहीं मिल रहा है. I was like, Form 700 नहीं मिल रहा है. We were totally कि how can that happen? And then we were raking our brains कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा. Then both of us went over our steps कि हमने क्या करा था रात को, कैसे क्या. फिर मतलब ये वो होता है ना कि अब देखिए कुछ करे है तो प्रसाद तो मिलेगा. फिर हम दोनों की पहले वहाँ हमने लिया अच्छे से, फ्लाइट कमांडर से मिला. फिर हम सीओ के पास गए, हमारा मार्चअप हुआ. फिर हमें वहाँ पर मिला कि you'll get a written warning and this and that. He was very kind. Obviously दिया नहीं उन्होंने बाद में, लेकिन we were well-meaning youngsters who were very enthused, but obviously this was it's not a small thing. तो उस टाइम पर हमारे so this happened, हमें पूरा bullshit मिल गया अच्छे से. हम बाहर आए, like अब कहाँ से मिलेगा. Then we went over and over our steps. We called civil ATC ground कि आप वहाँ पर अपने पहले एरिया में पूरा चेक करा कि हमारी टामैक पे गिर गया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिल्कुल. इफ इट इज इन आवर एरिया तो घर की बात घर में रहती है. बट इफ इट इज इन सिविल देन इट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. उस टाइम पे हमारे एक सीनियर थे हु वाज ऑफिशिएटिंग एज सासियो स्टेशन एरोस्पेस सेफ्टी ऑफिसर. तो उनका कोऑर्डिनेशन रहता है सिविल के साथ में ज़्यादा. तो एंड ही वाज आल्सो इज अ थरो लवली पीपल्स पर्सन. तो उन्होंने बात करी, सब कुछ करा, और वो कहीं एक चार्ली लिंक पे उनको मिला था वो गिरा हुआ. took his gypsy, got it back and world was better again. But ऐसा भी करा है हमने. तो it is not, in hindsight it is funny. बिल्कुल. But yeah, that happened. It could be equally serious as well. It is very serious. नहीं मिलता या कुछ होता तो it would be yeah. आपने जो सीरियस शब्द अभी बोला है उससे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है. एकदम रिसेंट तो नहीं कहूँगा, बट हमारे भारतीय वायुसेना के अभिनंदन सर जो हैं, उनका प्लेन किसी वजह से नेबरिंग कंट्री में एक हॉस्टाइल जगह पे क्रैश हुआ था और उनको वहाँ पे कैप्चर किया गया था. यही सेम चीज़ अगर मान लीजिए किसी महिला को जब ट्रेनिंग दी जाती है एज अ पायलट, तो हॉस्टाइल सिचुएशन में अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेनिंग्स के तौर पे क्या किया जाता है और आपके साथ और क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं टू प्रोटेक्ट? सो दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. एक तो पहली चीज़ है कि ट्रेनिंग जब भी होती है, इट इज़ कभी भी वो हॉस्टाइल कंट्री के अगर आप देखें तो वो इट्स नेवर क्लोज टू हॉस्टाइल कंट्री और बॉर्डर्स. क्योंकि आपको मालूम ही है कि अभी आप नए लोगों को सिखा रहे हैं. बिल्कुल. तो इट इज़ नॉर्मली एयरफोर्स के जो हैं दे आर ऑल टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडिया. सो जैसे एयरफोर्स स्टेशन डुंडीगल में है, यलंका में फिक्स विंग की ट्रेनिंग होती है, बिदर है उसमें फाइटर्स की ट्रेनिंग होती है, हकीमपेट है हेलीकॉप्टर्स वगैरह की भी ट्रेनिंग होती है. तो उस हिसाब से दे आर स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो प्लेस्ड इन अ वे कि वो आप ऐसी सिचुएशन में ना आए कि आपको मतलब ट्रेनी को इस सिचुएशन में डालना पड़े. तो जब आपकी डिप्लॉयमेंट होती है, आपके जो स्क्वाड्रंस में आप जब जाते हैं, व्हेन यू आर फुली ट्रेन्ड, फुल फ्लेजेडली ट्रेन्ड, तभी आप इस टाइप के ऑपरेशनल या बॉर्डर्स के पास में आप ऑपरेट करेंगे. दैट इज़ वन. दूसरी चीज़ होती है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको, जब आपको एयरफोर्स स्टेशन में या अपनी एयरफोर्स एकेडमी में जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको वेपन्स ऑपरेट करना, आपका फिजिकल फिटनेस, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ
क्लोज क्वार्टर बैटल जो आपको सिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें वेपन्स में बेसिकली पायलट्स को, आपने जैसे पूछा कि आपके किट में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम अदर नेविगेशन किट्स एंड बीकन्स एंड GPS एंड ऑल दैट, एक इशू पिस्टल होती है हमेशा। स्पेशली व्हेन यू गोइंग ऑन मिशंस लाइक दिस. Okay. सो व्हेन यू नो कि कुछ हो रहा है, अभी जैसे रिसेंटली जो हुआ ऑप सिंदूर के टाइम पर एंड ऑल दैट, व्हेन यू नो दैट यू आर, दिस इज़ योर मिशन, ऑब्वियसली नॉट ऑन अ एवरीडे ट्रेनिंग या सॉटी के लिए नहीं होता, लेकिन जब आपको मालूम है कि आपका मिशन ही इस तरीके का है एंड ये उसका फॉल आउट हो सकता है, जी। तो उसमें आपके जो किट है उसके अंदर आपको एक पिस्टल इशू होती है विच इज़ योर एयरक्रू इशू वेपन. ओके। वो आपके साथ में रहती है. सो व्हेन इन केस अगर आपको वहाँ पर बेल आउट हुए या आपने इजेक्ट करा या आपका क्रैश लैंड हुआ, तो आपके पास में दैट इज़ योर वन पर्सनल वेपन विच यू हैव, क्योंकि उसके अलावा बड़े वेपन्स तो कोई कैरी नहीं कर सकते. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव. बहुत सारे प्रोसेसेस में काफ़ी सारे टाइमली ट्रेनिंग्स होती हैं. Okay. जैसे जंगल एंड स्नो सर्वाइवल कैंप्स वगैरह होते हैं, तो आपको सिखाया जाता है टैक्टिक्स कि जंगल में कैसे सर्वाइव करें आप, स्नो में कैसे सर्वाइव करेंगे आप, कैसी सिचुएशंस होती हैं उस टाइप से. और अगर somebody wants to take it further and opt for a Garud Commando something like that, तो वो फिर एक डिफरेंट लेवल पर होती है. बट ये जो जंगल एंड स्नो सर्वाइवल वगैरह जो कैंप्स है ये मैंडेटरी होते हैं Okay. अक्रॉस, एंड स्पेशली फॉर पायलट्स तो दे आर कंपल्सरी. तो ये आपको करने ही होते हैं, और जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग में होता है वो, एंड एवरी टाइम एवरी डे, क्योंकि यू आर मेंटेनिंग योर फिजिकल फिटनेस, बिकॉज मेडिकल्स आर ऑब्वियसली वेरी स्ट्रिंजेंट. बिल्कुल। आपका एनुअल मेडिकल होता ही है, सो स्पेशली अबाउट यू नो फिजिकल फिटनेस इज़ बीइंग रेगुलरली मॉनिटर्ड एंड चेक्ड. सो जो क्वेश्चन आता है अबाउट विमेन, if something like this happens, so I think where we are coming from is that when we are treating people, we are treating them as officers. जी। So there is no male officer training, women officer training. We are doing the same things, and we are being trained at par. तो जितनी सिखलाई उनको दी जाती है उतनी ही महिलाओं को भी दी जाती है. तो आई थिंक बोथ आर कॉम्पिटेंट इनफ टू गेज द सिचुएशन कि इस सिचुएशन में मुझे कैसे क्या करना है. दैट बीइंग सेड, like Abhinandan, Group Captain Abhinandan was captured and he was also brutally beaten up. Such a situation, if I were to, you know, replace a placeholder with a lady, yes, things can go in a different way altogether, because whom you are dealing with, you don't know. अभी जो वो क्लेम कर रहे थे कि सिविलियंस ही थे या मिलिट्री थी, you have to see कि अभी Geneva Convention aside, he was still you know asked things which would be against the protocol. उसका वीडियो भी है. तो things it's not a clear line that you know it will be followed, which it must be. Correct. But we are all equipped to be warriors. We are trained to be that. We are supposed to be quick on our feet, to think, to survive situations. उसी की हमें ट्रेनिंग दी जाती है. एंड क्योंकि अभी बहुत ही डायनेमिक सिचुएशन है, अभी मैं आई कांट एनविसाज कि एक्चुअली जो हमें जितना बताया गया है उसी से हम सोच सकते हैं कि क्या उन पे बीती होगी. क्योंकि अगर आप इजेक्ट भी कर रहे हैं, पहले तो आपको आपके शरीर को ही इतना शॉक लगता है, कभी कंप्रेशंस होते हैं आपकी स्पाइन में, कभी यू नो इंजरी भी हो सकती है आपको. तो आपकी उस टाइम पर क्या मोबिलिटी है, आप कैसे उस सिचुएशन यू नो आपके ऊपर क्या बीती है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. बट येस, द डिफरेंस दैट गॉड हैज़ मेड मैन एंड वुमेन, दैट रिमेन्स. एंड उस सिचुएशन में कौन सा इंडिविजुअल कैसे उसको हैंडल कर पाता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट दैट बीइंग सेड, सबको ट्रेनिंग एट पार दी जाती है, किट सबका सेम होता है. And yes, there are challenges. That is why I think Air Force may be now that a lot of women are coming into fighters, I'm sure that they are being more sensitized towards and being, you know, maybe a part of it is being incorporated in the training also. Okay. आज जब आप लुक बैक करते हैं अपने करियर की तरफ, तो आपके करियर का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा था? So proudest moment would be to Air Force में जब मैं थी, तो when I got my wings, वो I think would be like a
many of the people would resonate with me on this, क्योंकि आप उसमें you put in your blood, sweat and tears, बहुत सालों की मेहनत होती है, और अल्टीमेटली जब वो डी डे आता है, जब आपको फॉर मी इट वाज द डिफेंस मिनिस्टर हु वाज कॉल्ड जब हमारी पासिंग आउट परेड थी, एंड ही गेव मी माय विंग्स एंड आई स्टिल हैव दैट पिक्चर वेरी प्राउडली कि तो दैट वाज, एंड ऑब्वियसली आपको मालूम है कि आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं और ऑडियंस में, and they are kind of looking at you. Younger brother is in the audience and I'm obviously rooting for you. तो you feel कि very very proud, क्योंकि बचपन का सपना लिए हम आँखों में चल रहे होते हैं, and हर दिन क्योंकि that's a very good thing actually. Air Force Academy के अंदर हम लोग boards होते हैं ना, we would write DLTGH, days left to go home. So we would do it would start with like hundreds में, फिर backward counting, so days left to get commissioned, ऐसे करके backward counting. Every day you are living for that day कि अब हमारा commissioning का day होगा. So that was obviously one of the proudest moments. I guess ये सेम स्टोरी सिमिलर तरीके से एक हमारे जो पूर्व गेस्ट थे कर्नल आशुतोष काड़े जी, उन्होंने भी बताई थी. उन्होंने कहा था कि वो जो अंतिम पग, ठीक है, उस मोमेंट के लिए हम बता नहीं सकते कि मतलब रोज़ आपको, वो उनके शब्द में बता रहा हूँ कि रोज़ आपको जितना भी मेहनत कराई जाती है, आप वो सब हंसते हुए सह लेते हो बिकॉज आपके माइंड में वो अंतिम पग करेक्ट फोकस रहता है. बिल्कुल. एंड एयरफोर्स में भी सेम होता है, आपको विंग्स मिलते हैं सबको, मतलब जो भी उनके दे विल गेट ATC वालों का बर्ड अलग रहेगा एंड ऑल दैट. बट लास्ट में जब हम मार्च करके अंतिम पग से निकलते हैं तो इट्स लाइक वेट इज ऑफ योर शोल्डर्स, एंड क्या फिर चीयर करते हैं, कैप्स उछालते हैं, पुशअप्स मारते हैं, रोल करते हैं लोग, मतलब इट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फीलिंग. Totally. So, अगर आप इस पूरे करियर को फिर से एक बार देखें तो आपके करियर में ऐसा इनवैल्यूएबल लेसन कौन सा है जिसको आप आज भी साथ में लेके चल रहे हैं? So, बहुत सारे लेसन्स हैं जो कि नॉट जस्ट करियर, ट्रेनिंग, अपब्रिंगिंग वाइज, जो मतलब धीरे धीरे दैट वी हैव लर्नड, बट दे हैव बीन सॉलिडिफाइड इन दिस डेकेड लॉन्ग सर्विस. दिस बेसिकली ये है कि व्हेन लीडरशिप, सबसे बड़ी चीज़ है कि लीडर एक चीज़ होती है जो कि एक पद होता है कि आपको मैंने लीडर बना दिया, बट लीडरशिप एक क्वालिटी होती है. करेक्ट. जो कोई भी दिखा सकता है. लीडरशिप मेरे टीम का सबसे जूनियर बंदा भी दिखा सकता है. बिल्कुल. और अच्छा लीडर वो होता है जो सबकी बात सुनता है, बट ही और शी इज़ एबल टू टेक दैट कॉल. सुनना है, हमें हर पर्सपेक्टिव को सुनना है. यू विल रेजोनेट विद दिस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो. यू हैव टू लिसन टू पॉइंट ऑफ व्यूज, एंड दैट इज वॉट अ गुड लीडर इज. एंड ऑब्वियसली लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सब लोग अपने परिवार छोड़ के कहाँ दिन रात मेहनत करते हैं. यू हैव टू बी एम्पैथेटिक टूवर्ड्स पीपल. वो एक बहुत बड़ी चीज़ और होती है, क्योंकि हम जो बॉन्ड एक शेयर करते हैं फेलो ऑफिसर्स के साथ या मैन के साथ में, इट इज़ ट्रूली बेस्ड ऑन हाउ यू आर विथ ईच अदर, थिक एंड थिन. किसी के साथ अच्छा होता है, किसी के परिवार में अगर कुछ बुरा होता है, हाउ हम लोग उसके लिए कैसे खड़े हो सकते हैं, एक वो है. डिसीजन मेकिंग, वो तो मतलब वेरी क्विक, बिकॉज इमरजेंसी प्लान करके नहीं आती, एंड इट इज़ जस्ट हमें क्विक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, एंड being very flexible to change in plans, situations, evolving situations, always having a plan B. So there are so many lessons, invaluable lessons, which come my way, and I'm able to adapt them also now in my second innings, when I look at the corporate work or the facilitation that I do with teams and leaders. So it's a part and parcel of and taking complete ownership of what you do. Because that is something which now we are driving with team leaders and teams. You have to take ownership, and Fauj is all about that. आप कुछ अगर अच्छा हुआ तो मेरे टीम का, कुछ अगर खराब हुआ तो वो मेरा. बिल्कुल. तो ओनरशिप लेना है, ये नहीं कि पॉइंटिंग फिंगर्स इज वेरी सिंपल. लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है, एज अ लीडर मेरी टीम से हुआ है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अगर हम एक एक्सट्रीम ओनरशिप ले पाते हैं सिचुएशन की,
There's a book also on that by Okay. Jacko Willings. These guys were US Marines. You must read it. And corporates are basing their trainings on it. And it is beautiful because this is all जो फौज की सिखलाई है उसको कैसे वो अडेप्ट कर रहे हैं इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. आपने जो इतने सारे एक्सपीरियंसेस बताए आपके, मुझे आपको ये भी पूछना है कि इतने चैलेंजिंग करियर के होते हुए आप अपना पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करते थे? पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करते थे, बिकॉज आई हैव 2 kids. आई हैव 2 Okay. boys who are not too old. They are all in primary. तो जैसे वो सेइंग है ना, इट टेक्स अ विलेज टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड. इट इज़ लिटरली दैट इज़ व्हाट इट इज़. तो ऑल्दो एफओ स्टेशन में काफ़ी सारी सहूलियतें दी जाती हैं, आर्मी में भी. अगर आप अंदर रह रहे हैं तो स्कूल्स नज़दीक होते हैं. यू कैन प्रॉबेबली हैव लाइक अ डे केयर, प्ले स्कूल, समथिंग और द अदर. बट मेरी सिचुएशन में ये हुआ था कि मैं एफओ स्टेशन से काफ़ी दूर रहती थी. तो आई वॉज व्हेन आई वॉज देयर इन लखनऊ, आई वॉज पोस्टेड टू बख्शी का तालाब. वर्ल्ड वॉर के टाइम का एफओ स्टेशन है वो. तो दैट इज़ 40 kilometers. And I would commute 80 kilometers by road each day to get to my place of work. तो उस टाइम पे my younger one, the elder one was just born. So I had to make do with getting help, hired help. And sometimes जब मुझे जाना होता था temporary duty या फिर exercise के लिए, or if I had to go for my medicals, I had to get my mother to come and stay. There have been instances where we've had, क्योंकि फाइटर बेस था बख्शी का तालाब, वहाँ पर MiG-21 से. So एक्सरसाइज होगी तो it would be 48-hour non-stop and nobody gets to go home. Okay. Because there are people living inside, so they can rest, freshen up, come back. So I had to take like a room in the mess. But with an infant, you can imagine how tough it is to travel with all the paraphernalia. जी. तो उसके लिए I would get plan in advance, get my mother first to come, then also get a help to come, and then the baby, and all that goes with the baby. जी. It's a lot, so car full of stuff for the kid. But that is how I have kind of survived with support from all ends. So family has been the biggest support, and today also if I'm sitting here is because I have my folks looking after the kids, and touch wood, God bless that they are they're so comfortable with them. And having grandparents and their wisdom, उनका आशीर्वाद and उनकी सिखलाई अलग ही होती है. That's always a तो blessing. हाँ, so then the kids are that is how तभी आपको थोड़ा freedom मिल पाता है, especially for women. I would say that if you have a good support system, अगर आपके पास में घर में support system है तो फिर आप और carefree तरीके से अपना काम भी कर सकते हैं, घर को भी balance कर सकते हैं. Ultimately कर सभी लेते हैं, कैसे भी करें वो, because आपने वो तो देखा ही है, शक्ति का स्वरूप इज बहुत सारे हाथ, और हर हाथ में एक अलग अलग करची से लेकर मे बी अ फायर आर्म, बट सारे रोल्स अदा करते हैं, एंड सपोर्ट के साथ में और थोड़ा आसान हो जाता है. आपने जो कहा कि सारी महिलाओं के लिए, तो आप इस नोट पे जितने भी आपको यंग एस्पिरेंट्स इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मेरा मैसेज बहुत ही सिंपल है फॉर ऑल यंगस्टर्स, स्पेशली यंग गर्ल्स. सी, आज की दुनिया में अब वो ज़माने से हम आगे आ चुके हैं जब वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS होता था. देयर नो डिसरिगार्ड टू एनी करियर, वो भी ये अच्छे ऑप्शंस हैं. बट जिस टाइप से दुनिया आगे बढ़ रही है, प्रगति कर रही है विथ AI एंड इतनी नई चीज़ें, कुछ जॉब्स ऐसे हैं जो कि ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि नए दरवाजे खोल रहे हैं आपके लिए. सिमिलरली आर्म फोर्सेस में भी इतना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, खुद के वेपन्स बना रहे हैं हम, ड्रोन्स बना रहे हैं. अब नाउ आई हैव सीन पोस्टर्स लगे होते हैं कि ड्रोन पायलट बनिए, एंड सो आप थोड़े टाइम पहले आप ये इमेजिन नहीं कर सकते थे. तो मेरा यही मैसेज है कि कोई भी एक विजन अपने लिए बनाइए. बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं आज की डे एंड एज में. अटेंशन स्पैन 10 सेकेंड, 7 सेकेंड, 3 सेकेंड होते जा रहा है लोगों का, और नाउ ओवर रिलायबिलिटी
ऑन AI प्लेटफॉर्म्स, आस्किंग बेसिक थिंकिंग नहीं अगर हम कर रहे हैं, जो अगर आप अपनी जस्ट बेसिक एनालिसिस, आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं और आप अपनी हर क्वेरी आप AI को दे रहे हैं, तो टाइम इज़ नॉट फार दैट यूल बिकम स्लेव टू दैट. बिल्कुल. So to keep your gray matter intact and keep it growing, you have to utilize technology आपकी एडवांटेज के लिए. आपका क्या ध्येय है, फोकस है, उसकी तरफ आप आगे बढ़िए. नॉलेज इज की. आप बेस्ट है आजकल तो फिंगर टिप्स पे सबके नॉलेज है. जो पहले मतलब वो होता था ना, दैट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आती थी, तब पता पड़ता था कि एंट्री आई है, भरना है फॉर्म. वो भी हफ्ते में एक बार पेपर आता था. हफ्ते में एक बार आता था, कहीं जाके लेकर आना पड़ता था. तो अब तो वो ज़माना है, बदल चुका है. तो नॉलेज इज़ की. आपको अपना टाइम कहाँ डिवोट करना है, फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, वही आपकी ज़िंदगी को बना सकते हैं. बिल्कुल. तो अगर आप उस टाइम पर अपना फोकस रखेंगे, कोई भी स्ट्रीम ज्वाइन करिए. आर्म फोर्सेस, आई एम ऑलवेज फॉर इट, एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल इवॉल्विंग लैंडस्केप. नए वेपन्स, नए जहाज़, नई चीज़ें, नए स्कोप्स जो हमारे टाइम में नहीं थे, अब वो सबके लिए अवेलेबल है. सो जिसके अंदर वो फायर है टू सर्व द नेशन, I think they should definitely be focused towards it. Take all steps. नाप तोल के जो भी आपको करना है, सही समय पर नॉलेज होना वो बहुत ज़रूरी है. बट ना भी अगर आप वो ज्वाइन करें, आप जो भी चीज़ करें, बट उसके अंदर अगर आप अपना फोकस क्लियर करके करेंगे, तो आई थिंक यू कैन डू वेरी वेल. यू डोंट हैव टू बी स्टक इन बिकमिंग एन XYZ ओनली. आजकल मतलब जस्ट स्काई इज़ द लिमिट, कुछ भी कर सकते हैं. आई एग्री. इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो मुझे ये एक चीज़ समझना है. रिसर्च के दरमियान मैंने ये बात पढ़ी कई जगह पे कि जितने भी सर्विंग प्रोफेशनल्स होते हैं, ओके, वो जब मिलिट्री लाइफ से रिटायर होकर बाहर आते हैं तो उनका एक कुछ समय का, हर एक का अपना अलग अलग हो सकता है, बट कुछ समय का एक स्ट्रगल पीरियड होता है. क्योंकि आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ से कॉर्पोरेट सेक्टर में, इनडिसिप्लिन तो नहीं कहूँगा, बट एक बहुत अनऑर्गेनाइज लगता है उनको, जहाँ से वो आ रहे होते हैं. तो आपने अपनी लाइफ में जब ये डिसीजन लिया कि अब आपको रिटायरमेंट लेके अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ प्रस्थान करना है, तो आपने वो ट्रांजिशन कैसे किया? तो मेरे लिए आई थिंक हर की जर्नी थोड़ी अलग होती है. मैंने तो ये देखा है फर्स्ट हैंड, क्योंकि मैंने आर्मी का भी लाइफ देखा है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू कैसे होते हैं वो भी देखा है. एयरफोर्स में जैसे हम रहते हैं और हमारा एवरीडे कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, वो थोड़ा अलग है. तो आर्मी में थिंग्स आर वेरी सेट, एंड ऑल्सो बिकॉज आई हैव सीन माई फादर टू. तो उनका भी मतलब सिस्टम्स आर वेरी सेट. तो उनको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उनको थोड़ी तकलीफ हो अडेप्ट करने के लिए, स्पेशली अगर वो मतलब इफ दे पुट साइजेबल सर्विस. 20 साल से ऊपर लोग सर्विस करके जब देश की सेवा करके बाहर निकलते हैं, तो 2 डेकेड्स बहुत लंबा समय होता है. कि आप किसी तरीके से आपको एक आदत पड़ जाती है चीज़ों की, एक तरीके से काम करने की, लोग आपको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसकी, तो वो एक अलग होता है. और एयरफोर्स में हमारा जो इट्स मैं तो हाइब्रिड मॉडल कहूँगी कि आर्मी और सिविल के बीच में हम अपने हमारा ऑपरेशन वैसा होता है. तो हमारे मतलब फॉर मी इट वाज स्लाइटली ईजियर बिकॉज एयरफोर्स में वी डोंट गेट दैट काइंड ऑफ, बिकॉज मैन पावर देखिए आर्मी का साइज बहुत बड़ा है, बहुत सारे बंदे हैं. एयरफोर्स इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, सो मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग आवर ओन वर्क and we are very used to it. We are not really relying on any second party, third party to be able to share load with us. So उस हिसाब से मेरे लिए थोड़ा आसान रहा, क्योंकि मुझे I was not too set in my ways. I was able to adapt. Also I wanted to adapt. That was another aspect of it. So I have seen a lot of people and I still hear a lot of stories ki how difficult it was to manage a retired colonel and joining an organization, और कैसे ripples उन्होंने बाकी लोगों के लिए भी करे. बट आई थिंक अगर हम एक माइंडसेट बना के चलते हैं ना कि अगर हमें ये करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एविएटर को लें, किसी पायलट को लें, और जिन्होंने एयरफोर्स छोड़ी है उनके हज़ारों घंटे फ्लाइंग के होते हैं, ठीक है, बट स्टिल अगर उन्होंने कन्वर्जन, टाइप रेटिंग, कैप्टन रेटिंग करने में देयर इज़ अ प्रोसेस, टाइम लगता है.
तो देयर वुड बी अ यंगस्टर हु वुड बी प्रॉबली इन देयर मिड टू लेट 20s, जिन्होंने सिविल लाइसेंस किया है, CPL करा है, ATPL करके वो कमांडर बन गए हैं, मतलब कैप्टन है, और उनके उतने घंटे हैं, और आप यहाँ पर हैं मे बी इन योर 40s और 50s और लेट 40s और whatever, और आप फर्स्ट पायलट का काम कर रहे हैं, तो वो भी होता है। बट उस टाइम पर सो दैट इज़ द कल्चरल डिफरेंस, यू नो कि राइट नाउ दिस इज़ माई जॉब, उसमें कुछ छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि मेरा एज अ को पायलट ये काम है कि मुझे RT संभालनी है, मुझे अगर फ्लाइट प्लानिंग देखनी है, ऑल दैट। तो देर आर क्लियर सेग्रीगेशन कि मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कैप्टन की क्या है। एंड डेफिनेटली स्लोली स्टेडली आप उस जहाज़ पे अपने घंटे बढ़ाते हैं, आप एग्जाम्स पास करते हैं, एंड देन यू बिकम द कैप्टन। तो फर्स्ट डे एक्सपेक्टिंग कि कोई मुझे सल्यूट करेगा और बोलेगा कि आइए, तो वो तो नहीं होगा। तो जैसे जैसे सिचुएशन होती है, आई थिंक इंसान को उसमें अपने आप ढालने का वो भी एक आर्ट है। होते हैं challenges, but if we keep our mind open, I think we are able to. I've seen a lot of people do very well, adapt very well in the civil street also.